आज का जो वेबिनार है वो रिसेंटली आरबीआई नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के अंदर हमें एक कंप्लायंस सबमिट करना है। टुमारो इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशंस एंड वो जो चेकलिस्ट आया है वो बेस्ड ऑन आरबीआई एडवाइजरी अलर्ट एंड सर्कुलर्स है। तो वो बेस पे हमने रिप्लाई करना है यस या नो। नो है तो वैलिड रीजन या कमेंट हमें साथ में रखने हैं। तो वही जो पॉइंट बाकी थे हमारे, मतलब टोटल 70 पॉइंट्स थे। लास्ट हम लोग 35 पॉइंट तक हम लोग ने कवर किया था। अभी जो पेंडिंग जो 35 पॉइंट्स है उस पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। अगर पिछले वेबिनार के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन या कोई कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग, तो लास्ट में अपने वो पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे या इन बिटवीन कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। सो हम लोग आपके एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें, वन बाय वन हम लोग आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, ड्यू डेट इज एक्सटेंशन। ठीक है, आपको 5 दिन की छुट्टी मिली है, मतलब कि अभी एक्सटेंशन मिला है, पर 5 दिन कुछ इतने हमारे पास, क्योंकि एक तो सैटरडे छुट्टी होगी और 30 तारीख को तो आपको करनी है, तो 3-4 दिन ही है आपके पास सबमिट करने हैं। सो ये जो कंप्लायंस है, पहले तो ये एप्लीकेबल टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसा नहीं है, ये सबको एप्लीकेबल है। ये सारी एडवाइजरी अलर्ट है वो, और सारी एडवाइजरी अलर्ट जो है वहां पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये बैंक को एप्लीकेबल होगा, ये बैंक को नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई बैंक ऐसी मान रही है कि मेरी तो बैंक है लेवल 1 में है, मेरी तो लेवल 2 में है, मेरी बैंक लेवल 3 में है, मेरी बैंक लेवल 4 में है, तो मुझे ये एप्लीकेबल होगा, मुझे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कहीं पे ऐसा एक्सक्लूडिंग कहीं पे कोई एडवाइजरी अलर्ट में कभी भी लिखा नहीं है कि दिस एप्लीकेबल टू लेवल 2, 3, 4, 5 या टायर 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ भी कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। सो हमें ये सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आरबीआई ने हमें पूछे वो सारे आंसर देने हैं, सब में यस या नो विथ डेडिकेटेड। आपका काम आपने किया है कि नहीं किया है वो भी एविडेंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मे बी इट्स पॉसिबल कि अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया ये सारे क्वेश्चन आंसर, देन उनका फर्दर कंप्लायंस के लिए भी आए, क्लैरिफिकेशन के लिए भी आए, और इट्स मे बी रिक्वायर्ड पीओसी और एविडेंस कि ये पॉइंट आपने कंप्लीट किया है तो प्लीज शेयर द एविडेंस। तो वापिस मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि आप कभी भी आरबीआई के ऐसे कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ही सबमिट मत कीजिए। आप रिव्यू कीजिए, चेक कीजिए कि आपके यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड देन आप डिसाइड कीजिए ये पॉइंट हो चुका है कि बाकी है। तो वो बेस पे आप रिप्लाई कीजिए, नहीं कि हाँ मैंने तो ये किया है या मुझे एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा आप आंसर मत रखिए इसके अंदर। नहीं तो सर कल जाके जब इनका फर्दर क्वेश्चन आएगा तो तब जाके हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वहीं से अपना शुरुआत करते हैं। यस सर, तो माय स्क्रीन इज विजिबल सर। यस सर। थैंक यू सर। सो 35 नंबर का जो पैरा है उसके अंदर आरबीआई ने बोला है कि आपको एप्रोप्रिएट कंट्रोल फॉर सिक्योरिंग मोबाइल एप्लीकेशन टू रिमोट एक्सेस एप्स। तो इसमें आरबीआई ने हमें बोला गया था कि आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन अगर चल रही है वो इंस्टॉल्ड है वहां पे बैंकिंग रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन के लिए या कुछ भी काम चल रहा है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, तो पैरेलल कोई भी रिमोट एक्सेस टूल्स नहीं चलना चाहिए सेम मोबाइल एप्लीकेशन में। लाइक एनीडेस्क या टीम व्यूअर, बहुत सारे ऐसे रिमोट टूल है जो आरबीआई की तरफ से ये एडवाइजरी में लिखा हुआ तो नहीं होना। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे? तो सेम चीज आप अपने वीएपीटी ऑडिटर से, आप जहां कहीं पे भी मोबाइल एप्लीकेशन आपने ऑडिट करवाया है उनसे आप कंफर्मेशन दे सकते हैं
कि ये जो हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर वो इंस्टॉल है सेम टाइम पे, अगर रिमोट एक्सेस, या तो आप खुद अपना कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन चालू है, आपने एनीडेस्क इंस्टॉल किया, तो एनीडेस्क इंस्टॉल करने के बाद तुरंत आपको अलर्ट या कुछ एरर मैसेज आना चाहिए कि आपके मोबाइल के अंदर रिमोट टूल ऑलरेडी इंस्टॉल है, या कुछ ऐसा अलर्ट कि जिससे सामने वाला यूजर है उनको पता चले। मतलब कि मैं एक एप्लीकेशन एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर रिमोट एक्सेस का जो परमिशन है वो भी अलाउ होगा, तो भी ये अलर्ट या एरर आनी चाहिए, वहां पे नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो ये था 35 नंबर का पॉइंट्स। अब 36 है, उसमें भी आरबीआई ने वही मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ही आपको एडवाइस किया हुआ है कि आपको सिक्योरिटी कंट्रोल्स वगैरह, रिमोट एक्सेस तो था ही पहले एडवाइजरी 12/2024 में, वापिस उसी के अंदर थोड़े और वही एडवाइजरी के अंदर जो एडवांस की बात कर रहे हैं कि ब्लॉक होना चाहिए। तो ये सारे चीजें आपने इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है, वो हमें चेक करके उसका रिवर्ट करना है। तो ये तो सर आपका जो असेसमेंट हुआ उसी के अंदर हो सकता है ये सारी चीजें। अब सर 37 नंबर का जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं कि रेगुलर एंटिटी कंडक्ट यूजर अवेयरनेस कैंपेन अबाउट द malicious एंड्रॉइड एप्लीकेशन impersonating a bank to harvest कस्टमर डेटा। तो सर ये बहुत सारी बैंकों में कंफ्यूजन है, जो लेवल 2 और लेवल 2 के अबव जो बैंक है उनके लिए खास है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन कौन अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं, जो लेवल 2 की बैंक है या अबव है वो। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस दे रहे हैं, व्यू ओनली या ट्रांजेक्शन कुछ भी आप दे रहे हैं, तो दिस इज एप्लीकेबल टू यू, पहली बात तो। अब सर एप्लीकेबल है तो ये जो हमें अवेयरनेस करना, ये तो हम कर ही रहे, पर अगर ऐसे मैलिशियस एंड्रॉइड एप्लीकेशन अगर आती है तो उसको हम लोग आरबीआई लैंग्वेज में जो सर्कुलर में जो लिखा है, इट्स अ रग एप्लीकेशन, मतलब कि एक डुप्लीकेट किसी ने आइडेंटिटी इंटरनेट की दुनिया में कहीं पे रखी है। तो वो क्या करती है कि वेबसाइट जो बैंक है उसी का ही लोगो, उसी का ही कलर, सब कुछ कॉम्बिनेशन, सब कुछ सेम टू सेम बना, ऐसे बहुत सारे जगह वो लोग होस्ट करते हैं। और वो रग एप्लीकेशन हमारे जो कस्टमर है उतने अवेयर नहीं है। तो अवेयर नहीं है तो क्या हो रहा है सर वहां पे कि कस्टमर गूगल में जाके मोबाइल एप्लीकेशन सर्च करेगा, उनको जो भी एप्लीकेशन पहले मिलेगी वो इंस्टॉल करेंगे, उसमें काम करेंगे। इट्स में भी सर अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से उसने इंस्टॉल किया है तो वो जेन्युइन है, आपकी ही होगी, ऐसा आपने मान के चलते, क्योंकि आप लोग वहीं पे होस्ट करते हैं, बाकी कोई वेबसाइट पे आप लोग होस्ट नहीं कर रहे। तो सर क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान में आएगी कि अगर आपकी वेबसाइट का किसी ने या मोबाइल एप्लीकेशन का किसी ने ऐसा डुप्लीकेट बनाया है, तो पहले तो वो डिटेक्शन होना चाहिए। डिटेक्शन के लिए सर आरबीआई ने ऑलरेडी आपको बोला है कि आपको एंटी फिशिंग, एंटी रग सॉल्यूशन आपके यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। अगर ऐसी रग एप्लीकेशन या फिशिंग वेबसाइट डिटेक्ट होती है तो उसको टेक डाउन भी। तो ये पॉइंट में अगर आपने ये कंट्रोल्स आपने इम्प्लीमेंट किया, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो दिस इज कंप्लाइड कि आपने डिटेक्शन भी किया है, टेक डाउन भी किया है। तो ये 37 पॉइंट नंबर ये था। अब सर 38 पॉइंट है, कंप्लेंट प्रोसेस की बात है। तो कंप्लेंट प्रोसेस, तो पहले तो सर ये कंप्लेंट प्रोसेस कैसी है कि जैसे ऐसे कोई भी मैलिशियस मोबाइल एप्लीकेशन या यूआरएल, उसको आपको टेक डाउन करना है। तो अगर आपके पास एंटी फिशिंग, एंटी रग सॉल्यूशन है तो आप खुद उसको टेक डाउन कर पाएंगे। पर अगर आपके पास वो सर्विस नहीं है तो यू हैव टू रिपोर्ट टू साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। अब सर साइबर क्राइम जो है वहां पे आप अपलोड करेंगे तो ठीक है, वो उनकी एक प्रोसेस है, वो करेंगे, पर एज अ बैंक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द गाइडलाइन, साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन जो ग्रेडेड अप्रोच सर्कुलर है उसके अंदर एनेक्सर 2 के अंदर उन्होंने लिखा है, बैंक हैव टू सब्सक्राइब एंटी फिशिंग, एंटी रग सॉल्यूशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि ये ईमेल वाला एंटी फिशिंग नहीं है। आज भी बहुत सारी बैंक वही समझती है कि दिस इज एंटी फिशिंग यानी ईमेल वाला एंटी फिशिंग है, तो वो नहीं है। ये है आपकी आइडेंटिटी खड़ी करके कोई इंटरनेट की दुनिया में ऐसा कोई
पेज या कोई एप्लीकेशन या कुछ भी वहां पे अगर खड़ा करे तो वो टेक डाउन करना है, पहले डिटेक्ट करना है देन टेक डाउन करना है। तो वो कंप्लेन प्रोसेस आपके पास होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपको ऐसी कोई भी मिली है तो यू हैव अपलोडेड डेटा किया है कि नहीं किया है। अगर है आपको पता है और आपने नहीं किया है तो इट मे बी ए प्रॉब्लमेटिक फॉर यू कि कल जाके आरबीआई आपके पास आएगी या सर्टिन आपके पास आएगा कि इतनी रग एप्लीकेशन है, आप तक आपने क्यों सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, या वो मतलब कि उनकी अलग तरीके से काम करने का तरीका है, तो वहां पे हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर आपने किया है तो आपको कंप्लाइड, नहीं तो आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी है अगर नहीं किया है तो। अब सर 39 नंबर का जो पैरा था उसमें था विंडोज इम्प्लीमेंट द मेजर टू सिक्योर विंडोज क्रेडेंशियल्स। तो पहले तो सर विंडोज क्रेडेंशियल की बात है तो उसमें विंडोज सिस्टम के कंप्यूटर भी आ गए, आपके सर्वर्स भी आ गए, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स आ गए, सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो पहले तो जो आपने सिक्योर क्रेडेंशियल के लिए पहले तो क्या क्या किया है, अकाउंट कैसे बनाए, सिक्योरिटी रिव्यू, प्रिविलेज एक्सेस मतलब 500 लिया है कि नहीं, और उसमें कुछ भी एक्टिविटी होती है तो वहां पे आप लॉग कलेक्शन करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो वाली बात है कि आपके यहाँ सिक्योरिटी पहले तो मेजर्स, तो मैक्सिमम बैंकों ने अभी तक एक्टिव डायरेक्टरी या विंडोज रिलेटेड आपके यहाँ सर्वर जो भी है, आपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स कौन से लगाए, कोई आप जवाब दे सकते हैं अभी सर? हेलो हेलो यस सर। सर, हमारा क्या है कि जो डाटा सेंटर में वहां तो हमने एडी इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन अभी क्या है जो इंड मशीन है जो हमारी ब्रांचेज में है वो हाँ भी एडी पे इंटीग्रेट नहीं हुई है, अंडर प्रोसेस में हुई नहीं है अभी। बराबर है सर। लेकिन डाटा सेंटर में जितने भी हमारे क्रिटिकल सर्वर सारे सर्वर जो है वो एडी के साथ। यस सर। तो इसमें हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा? सर पहले तो ये विंडोज कंट्रोल सिक्योरिटी कंट्रोल्स की बात है, तो जैसे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आपने सर एक्टिव डायरेक्टरी तो आपने इंप्लीमेंट कर दिया, पर उसके अंदर कोई स्टैंडर्ड फॉलो किया, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड? हाँ सर, उसके लिए जो हार्डनिंग कर रखी है, जो ग्रुप पॉलिसीज है वो सारी इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन हाँ वो सिर्फ क्रिटिकल हार्डनिंग, जितने भी हाँ सर्वर है उनमें है सभी। हाँ, पर हार्डनिंग सर कोई तो गाइडलाइन आपने फॉलो की होगी ना, गाइडलाइन होती है हर एक सिक्योरिटी की, तो हार्डनिंग हाँ, आपने? जो उसके लिए जो भी जैसे आपका विंडोज की जो अपनी वो आपने भी एक बार बताया था वेबसाइट से डाउनलोड करके, तो एचडीएलसी पॉलिसी के हिसाब से हमने सारी अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रखी है उसमें। और कोई लेकिन बैंक? यस सर। लेकिन सर मेरा एक अभी पूरा क्वेश्चन ये हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मेरे को इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मेरे क्रिटिकल डिवाइस में इम्प्लीमेंटेड है एडी, बट जो हाँ एंड मशीन है उसका पॉइंट पहले भी आया है एक बार बराबर। स्टार्टिंग में, तो वहां पर तो मेरा नॉट यूजर इम्प्लीमेंटेड आ अगर रहा है। सीबीएस एक्सेस कर रहा है तो हमारे लिए क्रिटिकल है सर, अगर सिर्फ मतलब सीबीएस एक्सेस हो रहा है इट मींस दिस सिस्टम इज क्रिटिकल फॉर अस। बराबर है ना सर, ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसको एक्सप्लॉइट किया, बाईपास किया, कुछ भी किया तो। हाँ, तो अब मैं सर इसको विंडोज सर्वर का जैसे आपने हार्डनिंग किया ना, सेम आपको विंडोज एंड पॉइंट के लिए भी हार्डनिंग करना पड़ेगा। एंड पॉइंट अभी हमने एडी के साथ इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं, तो हाँ अभी मेरा तो पॉइंट ये सर कंप्लाइंट में आएगा नॉन कंप्लाइंट में? नहीं आएगा ना सर, क्योंकि क्रिटिकल जो है वहां पे आपने अभी तक ये कंट्रोल्स लगाए नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू। यस सर। तो सर दूसरी भी बैंकें होगी, कोई बैंक है यहाँ पे कि जिन्होंने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हार्डनिंग, सीएस बेंचमार्किंग इंप्लीमेंट किया और सबसे अच्छा परसेंटेज अचीव किया है, ऐसी कोई बैंक है यहाँ पे आज जो यस जो? सर, हाँ ग्रुप पॉलिसी के थ्रू पूरा कंट्रोल्स है। सभी यूजर के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। कोई भी मशीन में लोकल या सर्विस अकाउंट नहीं है और अदर कोई प्रिविलेज अकाउंट भी नहीं है एडमिन के अलावा। और टोटल जो भी यूजर है सभी में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अटैच्ड है। ओके ओके सर। और सर आप कौन सी हार्डनिंग के लिए कौन सा स्टैंडर्ड अभी यूज कर रहे हैं सर आपके यहाँ? हार्डनिंग के लिए स्टैंडर्ड तो डॉक्यूमेंट एक बनाया है, वो पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड है, लेकिन वो पूरा फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ओके। और जो कोई? हमारे आईएएस ऑडिटर के साथ कंसल्ट करके बनाया है पूरा। यस सर समझ गया। थैंक यू। और कोई बैंक है जिसने हार्डनिंग किया है, सीएस बेंचमार्किंग इंप्लीमेंट किया है, कोई अच्छा परसेंटेज इंप्लीमेंट किया है, कोई बैंक है? और
रवि भाई, यस सर। हाँ भुज मर्केंटाइल से बॉबी बात कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, हमने एडी में ऑलरेडी सीआईएस, हमारे एडी सारे इम्प्लीमेंटेड है और इसमें हमारे सीआईएस 83% सीआईएस बेंचमार्क कितना हमने परसेंट, इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। कितना परसेंटेज है सर? 83। 83%। ग्रेट ग्रेट हाँ, ग्रेट सर, वेरी गुड। आपको 65 को 67 आप सीआईएस बेंचमार्क होना चाहिए। हमारे सिस्टम में भी 83 इम्प्लीमेंटेड करके रखा है और स्किल अभी जो थोड़े बहुत और जो आ रहे हैं तो उसमें भी हम मतलब वर्कआउट करके उस पे और मतलब ट्राई कर रहे हैं। बट अभी तक हाईएस्ट सिस्टम में जो सीआईएस बेंचमार्क हमने अभी तक इम्प्लीमेंट करा वो 83% है। वो रिपोर्टिंग में सारे एंड पॉइंट्स की भी रिपोर्टिंग सिस्टम वाइज हम लोगों ने मेंटेन करके रखा हुआ है। सर बेंचमार्क परसेंटेज कहाँ से मिलेगा? सीआईएस आपने जो एडी पॉलिसी मेंटेन किया होगा ना, तो सीआईएस बेंचमार्क का एडी पॉलिसी में एक प्रोसीजर है। वहां से आप खाली सिम को क्लिक करके एग्जीक्यूशन करोगे ना, तो सीआईएस रिपोर्ट आएगा कौन कौन से पॉलिसीज अपने इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, मतलब कौन कौन से अपने बोलते हैं ना लूप होल्स है, वो अक्खा रिपोर्ट जनरेट होता है और रिपोर्ट में से रिपोर्ट जनरेट होगा और साथ ही साथ आपको वो रिपोर्ट में इसका जो एडवाइस भी करके दिए होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सर सीआईएस है ना, इट्स एक स्टैंडर्ड है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। अगर आपने वो इम्प्लीमेंट किया है तो उसी के अंदर एक टूल है जो आपके यहाँ आप रन करेंगे ना, तो कितनी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है, कितनी आपने नहीं की है। जो इम्प्लीमेंटेड है वो बेस पे वो पहले तो आपको परसेंटेज देगा कि आपने सीआईएस इतना परसेंटेज कंप्लाइड है, मतलब कि 40%, 50%, जो भी होगा आपने जो इम्प्लीमेंट किया है वो आपको दिखेगा। अब वो सजेशन भी देगा कि अगर आपको ये कंट्रोल आप इंप्लीमेंट करेंगे तो इतना परसेंटेज या इतना मार्क्स आपके अंदर ऐड होगा, जिससे आपको पता चले कि कौन सी चीज कितनी क्रिटिकल है, तो मुझे क्या करने से मेरा जो सीएस बेंचमार्किंग है वो एक लेवल पे हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए। तो सर रवि सर, यस सर, मेरे यहाँ L2 में 79% है। L2, हाँ हाँ, चलो बढ़िया है। 79% सीएस बेंचमार्किंग, 83% सीएस बेंचमार्किंग। और कोई बैंक है सर कि जो 80 के आसपास वाली? ये सारी बैंक है ना सर, आप जो अभी जो फॉलो कर रहे हैं ना सर 80% के आसपास, ये यस बैंक, आईसीआईसी बैंक, जो भी बड़ी बैंक है प्राइवेट, वो ये स्टैंडर्ड फॉलो करती है फॉर द सिक्योरिटी। और सेम आप मतलब वो लेवल का अभी आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं सर, प्राइवेट या जो भी अच्छी आप सिक्योरिटी के अंदर बैंकें बोल रहे हैं इंडिया के अंदर, वो लेवल का आप काम कर रहे हैं सर, ये कहने का मेरा मतलब है सर। यस, तो सर अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 40 नंबर का पॉइंट, सर्वर सिक्योरिटी। तो सर सर्वर सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारी बैंकों में मैंने देखा है कि जो एंटीवायरस एंड पॉइंट का होता है वही वो सर्वर सिक्योरिटी में इंस्टॉल करते हैं पहले तो सर सर्वर का और एंड पॉइंट का काम ही अलग है। तो सर्वर का जो ओएस है और एंड पॉइंट का जो ओएस है अलग क्यों है? कुछ तो डिफरेंशिएट है ना, कुछ तो कैपेसिटी है, कुछ तो कैपेबिलिटी है, कुछ तो ऐसी चीजें है जिससे वो दोनों ओएस अलग है, बाकी ओएस भी सेम नहीं होती सर। तो सर्वर है तो सर्वर की सिक्योरिटी में आप कैसे दोनों सेम ही एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते? अगर अभी भी आप सर्वर सिक्योरिटी में अगर एंड पॉइंट सिक्योरिटी इंस्टॉल करके आप चला रहे हो ना सर, तो दिस इज रिस्क। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है कंप्लाइंट मेरा हो रहा है, मेरा एंटीवायरस चल रहा है, मेरा ओईएम है वो बोल रहा है कि सर हम लोग तो यही बेचते सर्वर के लिए, तो सर वो बेचते रवि सर, हाँ सर, सॉरी सर, मगर 40 नंबर का पॉइंट तो ये नहीं है। 40 नंबर का वाला आर ई डिसेबल अनयूज्ड पोर्ट टर्न ऑफ अनसिक्योर सर्विसेज इम्प्लीमेंटेड आईपी एंड पोर्ट वाइट लिस्टिंग एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, ये पॉइंट है। यस यस सर, सर इसके बाद वो ले लेता हूँ मैं पॉइंट। ठीक है, वो सीक्वेंस का मतलब होगा। यस सर, यस सर। हेलो रवि सर। यस सर। सर एक 39 पॉइंट्स जो है 39 नंबर का, उसमें एक पूछना था क्योंकि हमारी लेवल 2 बैंक है। यस तो सर। उसमें एडवाइजरी 6 में सर पहली लाइन में वो एप्लीकेबिलिटी करके लिखा है कि ये जो एडवाइजरी है वो 3 और 4 लेवल की बैंक के लिए है। तो क्या इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? नॉट एप्लीकेबल आएगा? नहीं सर, आरबीआई ने 2018 में जब आपको सर्कुलर दिया था ना, तभी आपको एक चीज ऐसा उन्होंने लिखा है कि आपको सब कुछ सेंट्रलाइज मैनेज करना चाहिए। बराबर है ना सर? आप एंटीवायरस सेंट्रलाइज मैनेज कर रहे हैं सर, ईमेल सेंट्रलाइज मैनेज कर रहे हैं सर, सीबीएस सेंट्रलाइज मैनेज कर रहे हैं सर,
तो वाई एंड पॉइंट भी सेंट्रलाइज मैनेज होना चाहिए, तो वो कैसे हो सकता है सर सेंट्रलाइज मैनेज यूजिंग द एडी, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है सर। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सर आरबीआई का 2018 और 19 का सर्कुलर है, दोनों में आप एक बार सेंट्रलाइज ऐसा वर्डिंग कहीं पे यूज हुआ है आप देखेंगे ना, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो हाउ इट्स पॉसिबल, आपके सारे कंप्यूटर को सेंट्रलाइज एक ही जगह पासवर्ड पॉलिसी आपने अप्लाई की, सब जगह ऑटोमेटिकली चाहिए, वो कैसे पॉसिबल है? नहीं, वो तो आपकी वो 18 वाली जो आप बात बोल रहे हो वो तो लेकिन इन्होंने जो पर्टिकुलर एडवाइजरी नंबर 7 और 6 लिखा है इसमें, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं सर, अपने आप ही एक्टिव डायरेक्टरी इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि एप्लीकेबल है कि नहीं लेवल 2 के लिए, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ अभी। तो उसका आंसर ये था कि सेंट्रलाइज मैनेज करना चाहिए, लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है सर। आपके लिए सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होगा, सबसे इजी रहेगा, सबसे फास्ट रहेगा। अदरवाइज आपको ही नहीं पता होगा कि कहाँ कौन सा कंट्रोल हमने इंप्लीमेंट किया है, कहाँ नहीं किया है। सेंट्रलाइज होने से क्या, एक ही जगह से आप अप्लाई करोगे, सब जगह सेम अप्लाई हो जाएगा, कहीं पे कोई गैप होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है सर। ओके सर। यस, थैंक यू सर। वैसे भी एडवाइजरी 7 में वो लेवल 2 को भी आ रहा है। ओके सर। अब सर बात करते हैं सर 14 नंबर का, जो एक्चुअली आरबीआई की एक्सेल शीट में है कि डिसेबल अनयूज पॉट, टर्न ऑफ अनयूज सर्विस, इम्प्लीमेंट आईपी पॉट वाइट लिस्टिंग एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक्स। तो सर अभी नेटवर्क ट्रैफिक आप कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर? कोई बैंक बता सकते हैं कि हमारा नेटवर्क ट्रैफिक हम लोग ऐसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं? एनीवन? सॉक इंप्लीमेंट किया है सर। हेलो हाँ हेलो सर, एक तो आईपी वाइट लिस्टिंग और जो ट्रैफिक का जो नेटवर्क की मॉनिटरिंग का ट्रैफिक है, और हाँ। उसको फायरवॉल के थ्रू कर रहे हैं, और फायरवॉल आपका सिम से इंटीग्रेट है, और फायरवॉल के जो रूल्स हैं उसको क्वार्टरली रिव्यू कर। बराबर है सर। कोई बैंक के अंदर नॉक लगा हुआ है अभी, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर जैसे? यस सर, इम्प्लीमेंट किया है। ओके। अभी नेटवर्क ट्रैफिक में बहुत सारे यूज केस भी आरबीआई ने आगे एक एडवाइजरी अलर्ट एक पैरा दिया है, उसमें उन्होंने बोला है कि आपको ये सारे यूज केस है ना वो चेक करने हैं कि आपके यहाँ वो इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। तो वो यूज केसेस वगैरह किसी ने 58 नंबर का आई थिंक सो पैरा है, उसमें आरबीआई ने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये सारे यूज केसेस आपको मैच करने आपके सॉक के अंदर, मतलब सिम के अंदर। तो ये वहीं को मतलब वहीं पे लिंक हो रहा है कि आपका नेटवर्क ट्रैफिक पहले तो होना चाहिए, और 180 डेज का लॉग आपके पास होना चाहिए। कभी जरूरत पड़े तो फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी आप कैसे कर पाएंगे अगर आपके पास लॉग रहेगा तब। तो आपको ये नेटवर्क मॉनिटरिंग करना है, ऐसे असेसमेंट भी करना है सर इसके अंदर, सिक्योरिटी असेसमेंट, जिसके अंदर अनयूज सर्विसेज या आपने जो पॉट वाइट लिस्टिंग की है तो वो सही में आपने प्रॉपर किए कि नहीं किए, तो उसका भी रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए। बहुत सारी बैंक यहाँ पे ऐसी होगी कि जिसके वहां पे उन्होंने एएसएम करके सॉल्यूशन लिया है, इट्स अटैक सरफेस मॉनिटरिंग। तो अटैक सरफेस मॉनिटरिंग है, उसका काम क्या है सर कि अटैक सरफेस मॉनिटरिंग के अंदर आपका कहाँ से अटैक हो सकता है, कि अगर ऐसे अननेसेसरी पॉट वगैरह कुछ ओपन रह गए, कोई वनरेबिलिटीज ऐसी दिख रही है, तो वो अटैक कहाँ से होता है, वो सरफेस से हो सकता है। तो वो सॉल्यूशन के अंदर भी ये सारी चीजें आपको मिलेगी कि कितने पॉट है जो ओपन है, कौन से क्रिटिकल है, नॉर्मल है, हाई है या मीडियम है। तो उस हिसाब से आप वो भी मॉनिटरिंग हमारे लिए होना जरूरी है, और उसको भी हमें सॉक के साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग मिले। कि जैसे आज गलती से कोई एक पॉट जो हमें नहीं पता आपने ओपन कर दिया, अपने टीम ने कर दिया, ऐसा मान लीजिए सर, अगर वो हमें रियल टाइम अलर्ट आ जाएगा तो हमें कुछ होने से पहले हम बच जाएंगे। नहीं तो वो सर सिक्योरिटी असेसमेंट तो हर बैंक हर 6 महीने में करवाती है, तो 6 महीने के बाद पता चलेगा ये पॉट मेरा ओपन था या हो गया है, मुझे ही नहीं पता था। तो 40 नंबर का पॉइंट सर अभी अपने डिस्कस किया। उसके बाद सर 41 नंबर का पॉइंट है सर, मैक्सिमम बैंकों ने एंटीवायरस तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, पैच मैनेजमेंट भी ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, और
बहुत सारी बैंकें, लास्ट वेबिनार में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी भी बैंकें हैं मेरे पास कि जो आज सुबह मैंने अगर उनका पैच मैनेजमेंट का लॉगिन मॉनिटरिंग करके अगर देखा होगा ना, तो कल तक के सारे पैच अप टू डेट होंगे। जो भी पेंडिंग रहेगा वो आज का रहेगा, कि हाँ आज का नहीं हो वो भी आज रात को या कल सुबह हम लोग कर लेंगे। तो वो लेवल का सिक्योरिटी कल्चर हमें हमारे यहाँ बनाना है। तो 41 नंबर का जो पॉइंट है उसके अंदर ensure that the information systems are thoroughly scanned for virus, malware and update with latest patches। तो पहले तो आपका एंटीवायरस, अगर आप बोले कि विदाउट इंटरनेट तो मेरा पैच अपडेट ही नहीं हो रहा है, हम लोग तो वीकली कर रहे हैं या मंथली एक बार अपडेट कर लेते सारे पैच, तो अगर ये आप अभी भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सर आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको डेली सारे जो भी अपडेट्स लेटेस्ट पैचेस आते हैं एंटीवायरस के, वो आपको डेली अपडेट होने चाहिए और उसका मॉनिटरिंग भी होना चाहिए कि हर रोज एक बार आपको देखना चाहिए कि कितने अपने एंड पॉइंट है जिसके एंटीवायरस के अंदर ये पैच जो नया आया एंटीवायरस का वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो आपको वहां पे मॉनिटरिंग करना है सर। देन सर अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज की बात है कि ये सीवी वगैरह जो भी है पैच, तो वो पैच आपके यहाँ पहले तो कंप्लाइड है कि नहीं है, तो वो तो आपको वीएपीटी ऑडिट आप जब देखेंगे 42 नंबर का पॉइंट है, तो उसके अंदर आपको देखना है कि ये वनडाबिलिटीज तो मिल नहीं रही है ना। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है तो की बात है, तो हमें वो एक काम करना था। अगर है तो एप्लीकेबल है, नहीं तो आप यूज ही नहीं कर रहे तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू यूजर। अब सर 43 नंबर का जो पॉइंट है उसमें रेगुलर एंटिटी कॉन्फ़िगर इंटरनेट फेसिंग वेब सर्वर सर्विस सच एज एक्सचेंज सर्वर विद द मिनिमम नीड टू हैव प्रिविलेजेस। तो कितने लोगों ने ये इंप्लीमेंट किया हुआ है नीड टू हैव प्रिविलेजेस? कोई बैंक है जो इंटरनेट फेसिंग सर्वर से वहां पे? सर हमारे जितने भी क्रिटिकल जो भी एप्लीकेशन और जो भी है वो सब पेम के थ्रू ही होते हैं और उसको रिव्यू किया जाता है। ओके सर, कोई और? सर वो क्रिटिकल सर्वर को वेब से कॉन्फ़िगर किया है, उसके बाद में आईडीएस आईपीएस भी वहाँ पे स्कैनिंग करता है और एप्लीकेशन कंट्रोल वहाँ पे लिया है। ओके, कितनी बैंक ऐसी है यहाँ पे कि जो आज के दिन भी क्वेरी से डेटाबेस के अंदर कुछ भी अपडेट करना है तो वो कर सकते हैं? कोई बैंक है ऐसी कि क्वेरी से हम लोग अपडेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं सारा डेटा क्वेरी से, हमें रिपोर्ट कुछ निकालना है हम निकाल सकते हैं? सर रिसेंटली एक बैंक में इंसिडेंट भी हुआ था, अब चलो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि नीड टू हैव प्रिविलेजेस, यानी कि सर अगर आपको व्यू ओनली की जरूरत है ना तो सिर्फ व्यू ओनली एक्सेस ही होना चाहिए आपके सारे यूजर के पास, कि ऐड अपडेट डिलीट का सब कुछ आपके पास है। तो सर हो सकता है कि आपका सिस्टम मतलब आपका क्रेडेंशियल भी कॉम्प्रोमाइज होके कुछ हो सकता है या जो इंटरनल थ्रेड भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जिसको जो जरूरत है, अगर उनको सिर्फ रिपोर्ट ही व्यू करना है या कुछ क्वेरी निकाल के उसमें चेक करना है या कुछ एक्सपोर्ट करके देखना है, तो उनको वही एक्सेस होना चाहिए। तो वो होता है नीड टू हैव प्रिविलेजेस। नहीं तो ये मेरा सुपर एडमिन है, मेरे यहाँ 4 सुपर एडमिन है, तो वो सर गलत प्रैक्टिस है। तो हमें वो नीड टू हैव प्रिविलेजेस हमारे यहाँ अप्लाई होना चाहिए। अब सर वो सारे सर्वर की बात है, आप ऐसा मान रहे हैं कि मेरे यहाँ तो डेटा सेंटर ही नहीं है, तो नहीं ऐसा नहीं है सर। अगर आप कोई भी सर्वर आपके यहाँ है, जिस किसके लिए काम का आपका यूटिलाइजेशन क्या है, वो बिजनेस ही होगा सर। बिजनेस पर्पस के सिवा तो कोई सर्वर खड़ा ही नहीं करेगा हमारे यहाँ इंफ्रा में। तो सर मतलब कि वहां सब जगह ये एप्लीकेबल है। आप ऐसा मानते हैं कि हमारा तो एएसपी मॉडल पे हमें ये एप्लीकेबल नहीं है, हमें ये नहीं करना है। नो सर, दिस इज रॉन्ग सर, ये गलत आप सोच रहे हैं। आपको सब जितने भी सर्वर है सब में ये इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी है सर। अब सर 44 नंबर का पॉइंट है एसएमएस के लिए, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम बैंकों ने ऑलरेडी काम कर चुके हैं या इम्प्लीमेंट हो ही चुका है। तो ट्राई के साथ
आपको एसएमएस का हेडर वगैरह रजिस्टर करना था और वो सारी चीजें वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से हो गया है सबका। अभी भी अगर कोई बैंक है जिसका एसएमएस के अंदर वो एक है ना, वो एक 2015 का सर्कुलर है जिसमें आरबीआई ने लिखा है कि आपको है ना एक एसएमएस के अंदर एक छोटा सा लिखना है कि इफ दिस इज नॉट डन बाय यू देन कॉल और मेल और कंप्लेन, ऐसा कुछ एक लिंक। अगर आप बड़ी प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक का एसएमएस देखेंगे तो उसमें वो लिखा हुआ है कि इफ यू नॉट डन सस्पिशियस है तो सेम चीज हमें भी हमारे यहाँ अप्लाई करनी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है, ये एसएमएस की बात निकली है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ साथ में, तो आप अपने एसएमएस की बॉडी में वो लास्ट में ऐड करवा दीजिए। बहुत सारी बैंक है, कोई बैंक है जिसने इम्प्लीमेंट किया है, कोई बैंक नाम बता सकते हैं? सर हमने करवाया है सर, भुज कॉमर्शियल बैंक। ओके, टीटीसी बैंक करवाया है सर, रिप्लाई टू करके करवाया है। मतलब कि बहुत सारी बैंकों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर सर कहीं पे कंफ्यूजन है तो सर 2015 का सर्कुलर है, उसमें लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा है, और दिस इज मैंडेटरी। सर आज ऐसी कोई बैंक है यहाँ पे कि हम लोग एक परमिशन मतलब कि एक लेटर लेते हैं कस्टमर से और हम लोग एसएमएस है ना उसका डिसेबल कर दे? क्यों कि एसएमएस चार्जेस लगते हैं, तो वो कस्टमर बोलता है मुझे एसएमएस मत भेजो और चार्जेस भी मत काटो। तो ऐसा कोई बैंक है कि ऐसी कोई बैंक में मेल करेगा या लेटर लिख के देगा तो उसका एसएमएस वो बंद हो जाएगा? कोई बैंक है ऐसी प्रैक्टिस कर रही है ऐसी? हेलो रवि सर। यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये आपने जो बोला ना, अगर कस्टमर डिजिटल चैनल का यूज नहीं कर रहा है हाँ तो ये एप्लीकेबल है कि नहीं है? सर दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल। सर चेक भी अगर वो डालेगा, अगर डिजिटल चैनल नहीं है चेक भी डालेगा तो सर एसएमएस तो जाना चाहिए ना। तो ऐसा अगर है। किसी ने फ्रॉड कर दिया तो नाउ हम्म। बैंक इज लायबल कि आपने ओके। एसएमएस क्यों नहीं भेजा है। हम्म। तो आप अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एसएमएस इसको जाएगा इसको नहीं जाएगा तो तुरंत बंद करो ये प्रैक्टिस सर। ओके, तो इसके अंदर एसएमएस चार्ज के लिए कौन सा टेबल है? क्या सर, क्या सर? चार्ज है ना, जो एसएमएस चार्ज है ना, हाँ वो कैसे लेना? सर देखो वो तो बैंक का पॉलिसी है, चार्ज लेना नहीं लेना, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, पर लायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो सर वो नहीं बढ़ानी चाहिए, मेरा तो ये सजेशन है। कल जाके वो आरबीआई में कंप्लेंट करेगा, ये 2015 का सर्कुलर में ही लिखा है कि एसएमएस इज मैंडेटरी। ओके। तो वो बोलेगा कि सर एसएमएस तो मुझे आया नहीं, मैंने तो रजिस्टर करवाया था। तो सर आप वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आपने एसएमएस नहीं भेजा। हेलो सर। ओके। यस सर कैन वी गेट दिस, आप सर्कुलर का नंबर भेज सकते हैं? एक ही मिनट, मैं आपको सर्कुलर का चैट बॉक्स में डाल दो। यस मैं आपको देता हूँ सेम सर्कुलर। और उस पे हमने एक वेबिनार भी किया हुआ था, यू कैन वॉच द वीडियो। वो हमारी टीम में जो रिटायर्ड आरबीआई ऑफिसर है उन्होंने ही पूरे वो सर्कुलर पे पूरा वेबिनार लिया था। इवन द लिमिटेड लायबिलिटी वाली पॉलिसी का भी हमने डिस्कशन किया था कि कस्टमर लायबिलिटी पॉलिसी से लेके सब कुछ हमें वहां पे करना है। तो वो वेबिनार आप वहां जाके देख भी सकते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए। और वो सर हेलो। और हाँ हेलो। यस सर। सर एसएमएस के लिए तो आरबीआई ने गाइडलाइन दिया कि एट एक्चुअल लेना है ना? सर एसएमएस के लिए सर आई एम नॉट अ राइट गाय, आई एम अ टेक्निकल गाय। तो उसके लिए तो सर आप या तो सर उसके लिए है ना मेरी टीम से जो एक रिटायर्ड आरबीआई ऑफिसर है, ही इज एक्स एजीएम, मैं उनसे बात करवा सकता हूँ कि क्लैरिटी के लिए। बाकी सर मैं वो वर्डिंग अभी मैं नहीं दे सकता हूँ कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए कितना, आई डोंट नो सर, क्योंकि मुझे वो मेरा फोकस ही नहीं है। सर 2014 का गाइडलाइन है, हाँ उसमें उन्होंने लिखा है कि एट एक्चुअल लेना है एसएमएस का। ओके। और सर वो जो मैं 2015 की जो सर्कुलर की बात कर रहा था ना, वो 2014 में पहली बार आया था,
उसके बाद वो रिवीजन आया था 14 दिसंबर 2017 को, और वो सर्कुलर का नाम था कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटिंग लायबिलिटी ऑफ कस्टमर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ओके सर। वो सर्कुलर के अंदर आरबीआई ने पेज नंबर 2 के अंदर बहुत ही क्लियर लिखा है, इवन वहां तक लिखा है कि कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए होम पेज पे बटन होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी बैंकों में ऑलरेडी पेनल्टी आ चुकी है कि उन्होंने उनकी वेबसाइट पे होम पेज पे कंप्लेंट रजिस्टर के लिए बटन नहीं बनाया था, उस वजह से उनको कंप्लेंट नहीं, आपने मतलब कि एज पर गाइडलाइन उनका पास वो फॉर्मूला था, वो मॉड्यूल भी वर्क कर रहा था, पर मेनू के अंदर था। आरबीआई का कहना है कि हमने क्लियरली लिखा है होम पेज भी होना चाहिए, तो वो नहीं था, इसलिए आरबीआई ने वहां पे उनको वो प्रॉब्लम किया वहां पे। तो ये 2017 का सर्कुलर है मैडम, आपको मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा ना? यस। तो अपने अब नेक्स्ट 45 नंबर का जो पैरा है कंप्लायंस विथ ट्राई, तो वहां पे हमें यूआरएल एपीके ओटीटी लिंक्स वो सब अभी क्या है कि वो जा रहा था, तो वो हमें ट्राई के डायरेक्शन के हिसाब से वो भी इम्प्लीमेंट करना था। सेम एसएमएस के लिए ये एप्लीकेबल है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, कितनी बैंकों ने ये प्लान ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है और किस किस पॉइंट के लिए किया हुआ है? 46 नंबर का पॉइंट है ये। कोई बैंक बता सकती है कि हाँ हमने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हमने बनाया हुआ है और हमने ये कवर किया हुआ है? सर हमने अपनी बिजनेस कंटिन्यू प्लान में हमने एक अपनी बीसीपी कमेटी बना रखी है, जिसको हाफ ईयरली रिव्यू करते हैं, जिसमें हमने अपनी एप्लीकेशन की डीआर की फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है कि कब कब डील होगा उसका और उसका क्या रिजल्ट आता है। उसको हम फिर अपना पीसीबी कमेटी के उसमें के सामने रखते उसको। ओके सर। सर यहाँ पे है ना, एक तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान तो करना ही था, रिस्क असेसमेंट भी आपके पास होना चाहिए कि क्या रिस्क है आपको पता होना चाहिए। जैसे सर आपकी बैंक में ही सर बीच में वो एक सर सीबीएस वेंडर का इशू हो गया था, तो हमारी बैंक बहुत दिनों तक हमारा बिजनेस इंटरप्ट हुआ था सर, ठीक है यस सर। सर। ऐसा और भी बहुत सारे अटैक्स है, तो रिस्क हमें पता होने चाहिए और हम कैसे मिटिगेट करेंगे ना वो भी हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली वो होता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की हमने पहले तो रिस्क भी हमने डिफाइन किया कि ये रिस्क हो सकते हैं, उसके सामने हमने सॉल्यूशन के सामने हमने जहां ड्रिल करने की जरूरत है वहां पे ड्रिल भी हमने इम्प्लीमेंट की है, तब जाके सर ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है हमारा प्रॉपर हमारे यहाँ एप्लीकेबल होगा, या हम लोग सही से हमारा बिजनेस विदाउट एनी इंटरप्ट हम लोग काम कर पाएंगे। तो रिस्क तो साइबर रिलेटेड भी हो सकते हैं, फिजिकल रिस्क हो सकता है, बहुत सारे रिस्क है कि जिसकी वजह से बिजनेस हमारा इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो सारे रिस्क असेसमेंट बहुत सारे बैंकों में अभी रिसेंटली आरबीआई का जो इंस्पेक्शन हुआ उसमें पैरा भी है कि आपने रिस्क असेसमेंट नहीं किया है। तो अगर आप भी अभी नहीं कर रहे तो यू हैव टू स्टार्ट विद द रिस्क असेसमेंट कि क्या क्या रिस्क है हमारे यहाँ, वो प्लान करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का लिए आपने अभी किया होगा, इंटरनेट के लिए 2 आईएसपी किए हुए, तो नेटवर्क डिवाइस फायरवॉल वगैरह है, तो अभी भी हम लोग बहुत सारे बैंकों में बोल रहे हैं कि आपको एचए मोड में फायरवॉल होना चाहिए। तो वही है कि अगर फर्स्ट वाला फायरवॉल है वो उसमें कुछ खराबी आ जाए, विदाउट फायरवॉल आप बिजनेस तो चला नहीं पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी भी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास ऐसा हाई अवेलेबिलिटी होना चाहिए जिससे कभी भी हमें मूव ऑन होना है तो विद इन अ मिनट्स हम लोग हमारा बिजनेस विदाउट एनी इंटरप्शन हम लोग चालू कर पाए। तो बहुत सारी बैंकों ने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो अच्छा है कि वो जैसे जैसे उनको समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। जिसने नहीं किया है उनको अभी से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आप सही से कर पाए।
अब सर 47 नंबर का जो क्वेश्चन था, रेगुलर एंटिटी टेकन एज नेसेसरी मेजर टू सेफगार्ड देयर सिस्टम इन कंप्लायंस विद द एक्सेंट सर्कुलर्स एडवाइजरी टू प्रिवेंट मिटिगेट साइबर अटैक्स पर्टिकुलरली ransomware अटैक एंड taken a regular backup of system application to enable restoration in case of data loss. सर आज बहुत सारी बैंकें मेरे साथ आज जो जुड़ी है उसमें से कि उसने बैकअप लिया ही नहीं है पहले तो, या तो लिया है तो पिछले साल का लिया है या पिछले 6 महीने पहले हमने लिया था। अब सर चलो आपने बैकअप भी ले लिया पर कभी उसको रिस्टोर भी नहीं किया है, मतलब कि हमने बैकअप लिया पर उसको कभी चेक नहीं किया कि ये हम लोग रिस्टोर करेंगे तो होगा काम कि नहीं होगा। तो आरबीआई इसी के लिए ये एक उन्होंने पॉइंट डाला हुआ है कि आपको ये भी चेक करना है कि पहले तो आप सारे बैकअप ले रहे, अब बैकअप लिया है तो उसका रिस्टोरेशन वगैरह कुछ आपने ट्राई किया है कि नहीं किया है, वो करना चाहिए। उसका भी एक रजिस्टर बनाना चाहिए और उसका भी एक रिपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारी बैंकें हैं जो अभी हम लोग असेसमेंट करते हैं तो हमें रिपोर्ट पूरा देती है कि सर दिस इज द रिस्टोरेशन रिपोर्ट, पहले हमने क्या किया, कैसे किया, देखो ये पूरा रिस्टोर किया, ये डेटा की बात है तो डेटा रिस्टोर करके उन्होंने विथ प्रिंट स्क्रीनशॉट के साथ हमें डेटा दिया हुआ है। तो आरबीआई का भी वही है और ये सिर्फ सीबीएस के डेटा की बात नहीं है। आप अगर 10 साल 20 साल से आपकी बैंक आरबीआई के साथ जो भी कॉरेस्पॉन्ड कर रही है ना, वो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही कीमती डेटा है, तो उनका भी बैकअप होना चाहिए, उनको भी आपको कभी रिस्टोर करके चेक करना चाहिए। तो इसमें सब कुछ आ गया है, नहीं कि सिर्फ सीबीएस का डेटा या आपके जो थोड़े और कुछ रिलेटेड डेटा है, इसमें सब कुछ आ गया है कि आप जहां कहीं पे भी आपके पास आज से 10 साल पुराना कुछ भी कम्युनिकेशन है वो उसका भी बैकअप होना चाहिए। और आरबीआई तो वैसे भी बोलती है आपके पास कम्युनिकेशन का एविडेंस दलसा, मतलब कम्युनिकेशन यानी कि कोई भी आप कुछ भी फॉलो अप कर रहे हैं तो वो 10 साल का आपके पास एविडेंस मतलब कि बैकअप होना चाहिए। तो आपके पास नहीं है तो यू हैव टू स्टार्ट नाउ, कि अब नहीं करोगे तो कब करोगे, वो वाली बात है सर। तो 47 नंबर के पॉइंट के अंदर बहुत सारी बैंक है जो कर रही है, रिस्टोर भी कर रही है रेगुलरली, बैकअप भी रेगुलर वो ले रहे हैं। काफी सारी तो ऐसे है कि मिररिंग चालू किया है उन्होंने कि सर हमने डीआर डीसी नियर डीआर और ये चौथा वाला है वहां पे तो हम मिररिंग कर रहे हैं कि कोई चांसेस ही नहीं है, वो लेवल का काम तो हमें सर वो करना पड़ेगा। कल जाके कुछ होगा तो सर हमारे पास अगर रिस्टोरेशन वगैरह हम लोग कर पाते विद इन ए टाइम और हमने प्रैक्टिस किया है तब जाके सर हम लोग वो कर सकते हैं। अगर आप पहली बार करेंगे तो सर वहां पे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वी डोंट नो। रवि सर, यस सर। आवाज बहुत आ रही है पीछे बैकेट सर। हाँ बैकअप तो सीबीएस वेंडर हमें बैकअप तो देता है, बैकअप की की देता है, हम बैकअप भी लेते हैं, ठीक है। उसको जो आपने रिस्टोरेशन की बात की ना, तो वो तो जस्ट लाइक एक सर्वर ही अपने वहां खड़ा करना पड़ेगा। यस सर, आप यूएटी सर्वर बोल सकते हो उसको, या तो आप डेटा रिस्टोरेशन सर्वर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यूएटी सर्वर तो यूएटी सर्वर भी जो लिया हुआ है ना सर, हाँ वो भी तो वेंडर का ही है। ओके सर। तो अगर आप बताओ हमें कि हम जो ये हम रेंट पे यूएटी सर्वर लिया हुआ है, हाँ, तो उसको उसके ऊपर हमें ये बैकअप का रिस्टोरेशन करने का फैसिलिटी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? 100% मिल सकता है ना सर। अगर आप यूएटी कर रहे हैं सर तो वही सर्वर में आप यूएटी भी सॉरी रिस्टोरेशन भी कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं सर। तो जो मेरे पास यूएटी सर्वर है, जो मेरे पास यूएटी सर्वर है, तो मेरे पास जहाँ जो मेरे हार्ड ड्राइव में मेरा डेटा पूरा बैकअप लिया हुआ है, तो मैं मेरे वेंडर को बोल सकता हूँ कि मेरे यूएटी सर्वर पर मुझे रिस्टोरेशन करके दिखाओ। यस सर, व्हाई नॉट सर, कर ही सकते हैं, 100% कर सकते हैं सर। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ अब सर सेम 48 पॉइंट में वही है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है बैकअप सॉल्यूशन, व्हाइट लिस्टिंग करना है एप्लीकेशन। तो ये ऑलरेडी बहुत सारी बैंकों ने क्या है कि अभी तो डीआर है ही नहीं, डीसी है ही नहीं, तो उनके यहाँ तो वो एप्लीकेबल नहीं है। बाकी बड़ी बैंकों ने तो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ऑलरेडी सब कुछ है उनके यहाँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो रवि सर।
हाँ और ये जो हम बैकअप लेते हैं और वो वीकली लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए? सर एज पर बैंक पॉलिसी बैंक डिसाइड करेगी कि मेरी बैकअप पॉलिसी में हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या डिसाइड करेंगे। डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है और लेकिन क्वार्टरली भी हो सकती है। वो अच्छा, बैंक अच्छा। डिसाइड करती है हाँ। कि मुझे क्या फ्रीक्वेंसी रखना है। ठीक है अच्छा अच्छा, वो और ये जो आरबीआई है या आपका जो ऑडिट डिपार्टमेंट है हाँ उसके रिगार्डिंग वीकली लेना चाहिए या डेली लेना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हो? सर मेरा सजेशन तो वीकली है सर। अच्छा यस अच्छा, तो वीकली लेना चाहिए ना? वीकली सर बैकअप होना चाहिए आपके पास। अच्छा, और और बैकअप पूरा मत लो, जो ये वीक में जो नई चीज आई वही ऐड ऑन करो, जिससे आपका स्पेस भी यूटिलाइज ऐसे ही होना हाँ। चाहिए। नहीं तो सर आप पूरी हर बार एक कॉपी बना के रखेंगे तो सर कोई मतलब ना नहीं। तो लार्ज डेटा हो जाएगा बहुत। यस सर, तो आपको वो अच्छा कंट्रोल अच्छा, करना और ये जो हमारे सीबीएस वेंडर है वो हाँ एक यूटिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, उसके हाँ थ्रू हम वो अपलोड करते हैं फाइल, जो बराबर। है ना वो सॉरी डाउनलोड करते हैं ओके वो फाइल। तो उसको बोलना पड़ेगा ना कि हमें सिर्फ अपडेट ही चाहिए उसका? हाँ सर, आपको पूरा डाउनलोड नहीं करना है, आपको उनको बोलना अच्छा है कि ये जो लास्ट हमने जिस दिन किया था उसके बाद जितना नया डेटा आया उतना ही हमें बैकअप डाउनलोड करना है। तो आपको वो बैकअप भी ऐसे ही रखना है आपके यहाँ। अच्छा, और उसका जो स्टोरेज है वो लोकल डिस्क में रहता है, हार्ड डिस्क में, और अलग भी उसे कोई अलग जगह पर भी रखना, स्टोरेज करके लॉक में रखना चाहिए कस्टडी में? हाँ सर, ऐसी यस सर हाँ यस सर। सर ना? कभी क्या होता है, फायर वगैरह भी बैंक में प्रॉब्लम है हाँ। तो आपका डेटा है सर वो भी लॉस हो सकता है वहां पे। तो अच्छा आपको एक कॉपी आपके बैंक के अंदर रखिए और एक आप बाहर बैंक के बाहर कोई कस्टडी में आप रखिए। जैसे काफी सारी बैंकों ने लॉकर भी दूसरी बैंकों में लेके रखा है, वहां पे आरडीएस रखते हैं। और बहुत सारी बैंक ऐसी कि जो उनकी ब्रांचें है थोड़ी उनसे दूर, वहां पे भी एक लॉकर में एक जगह रखी है, वहां पे वो रख देते हैं। तो ऐसे अच्छा, कस्टडी वगैरह उन्होंने सेट किया है, वहां पे वो सेट करते हैं। और प्रीमाइसिस उसके में अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। और ये जो है बैकअप, रिस्टोर और स्टोरेज, उसके हाँ रिगार्डिंग एक पॉलिसी बना के रखनी चाहिए ना बैंक यस को? यस सर, और 100% आपके पास बैकअप पॉलिसी होनी चाहिए। ये साइबर सिक्योरिटी का ही प्लान है सर। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। 49 नंबर का जो पॉइंट है उसमें ये अंदर कैरी आउट कंप्रेहेंसिव रिव्यू ऑफ इंटरनल कंप्लायंस ट्रैकिंग मॉनिटरिंग। सर ये जो सर्कुलर है उसके अंदर ऐसा उन्होंने लिखा है कि भाई आपको कंप्लायंस ट्रैकिंग मॉनिटरिंग प्रोसेस एंड टेकन मेजर्स टू इंप्लीमेंट नेसेसरी चेंजेस और न्यू सिस्टम बाय अप्रैल 25। तो ये ऐसी बैंकों को एप्लीकेबल हो रहा है जो बैंक लेवल टायर 3 और 4 है, मतलब कि जिसका डिपॉजिट 1000 करोड़ प्लस है, उनको ये सर्कुलर एप्लीकेबल है और उनको मैंडेटरी ये अप्रैल में ये काम करना ही है। मतलब कि ये 30 अप्रैल से पहले उनको ऑनबोर्ड करके आरबीआई को कंफर्मेशन देना ही है कि हमने ये टूल है हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो ये सिर्फ टायर 3 और 4 की बैंक है उनको एप्लीकेबल है। अब सर पॉइंट नंबर 50, regular entity conduct appropriate audit by April 13 to ensure the robustness of the change management framework and effectiveness of oversight over the vendor management critical applications. तो पहले तो सर ओवरसाइट ऑफ वेंडर्स, तो आउटसोर्सिंग आईटी आउटसोर्सिंग का सर्कुलर आया था 2023 में। इन्हीं बैंकों ने ड्यू डिलीजेंस अभी तक कर दिया है? कोई बता सकता है कि हाँ हमने इनका ड्यू डिलीजेंस किया है, मेरा ये वेंडर हो गया है, या कोई ऐसी भी बैंक हो सकती है कि जिसने सब कुछ किया है? सर हमने इसमें अपनी पॉलिसी बना के सारे जितने भी आउटसोर्स वेंडर हैं उनका डिसीजन करके उनके फाइनेंशियल एक्सपेक्ट और उनकी रेपुटेशन बैकग्राउंड ये सब करके अपने बोर्ड के पास रखा उसने। ओके। एक तो फाइनेंशियल सर आपने पॉइंट बताया कि फाइनेंशियल कितना स्टेबल है वो भी हमारे लिए जरूरी है, जी सर, क्योंकि फाइनेंशियल देखा रिलेटेड उनका, सर्विस है। हाँ सर, उनके एक्सपर्टीज देखी, वो स्पीड में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे हमने वही वो ब्लैक एक्सपीरियंस लिस्ट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन होना कहीं चाहिए।
कहीं से ब्लैक लिस्ट है तो उसको हमने अंडरटेकिंग लिया कि आप ब्लैक लिस्ट नहीं है करके, बराबर है सर। है ना, ये चीजें भी। यस यस। तो सर ये सारी चीजें बहुत जैसे आपने एक बताया, और कोई बैंक बता सकती है कि उन्होंने ये काम किया है कि नहीं चालू किया है? सर यस सर। ये जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के बारे में आपने बताया ना अभी, हाँ तो ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी किस किस पे लागू होती है? सर, जो चीज आप आउटसोर्स करते हैं, आईटी रिलेटेड सर्विसेज, जैसे सर, मेरा GPS आपने खुद डेवलप किया है? नहीं किया है। मोबाइल एप्लीकेशन खुद डेवलप किया है? नहीं किया है। इंटरनेट बैंकिंग खुद किया है? नहीं किया है। वेबसाइट आपने खुद किया है? नहीं किया है। आपने अगर मैनेज सर्विस किसी को दिया है, आईटी रिलेटेड जो मैनेज आपको करके कुछ दे रहा है, तो वो आप नहीं कर रहे, तो वो आउटसोर्सिंग किया है। बराबर है सर? तो ये सारी चीजें आउटसोर्सिंग है। हाँ, तो अभी मैं मेरे वेंडर को ये बताऊंगा कि अपने को ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी पे एग्रीमेंट करना है, तो वो बोल रहे हैं कि अपना तो एग्रीमेंट ही है पूरा। पर सर वो एग्रीमेंट करना है ऐसा तो आरबीआई ने सर्कुलर में लिखा ही नहीं है। जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, हाँ, तो वो तो सर ऑलरेडी होगा ना सर। उसमें वो- सर्विस हाँ। लेवल एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट में ऑलरेडी होता ही है हाँ, कि नहीं सर, सर का कहना ऐसा है जैसे आउटसोर्सिंग सर्कुलर में ऑलरेडी मेंशन है कि इतने इतने पॉइंट्स आपके एसएलए में आपको लेने ही है, लेने ही है। तो जब हम हमारे वेंडर से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, जो हमें नेट बैंकिंग हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो ऐसा बोल रहा है कि ये चीज हमको इम्प्लीमेंट होती ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं ये गलत है। हमने उनको बोला कि जो सर्कुलर में पॉइंट्स है वो हमारे एसएलए में सारे इंक्लूड करिए आप। इसीलिए जो एग्रीमेंट है उसी के अंदर एड ऑन करना पड़ेगा कि यस। इसीलिए हमने उसको ये बताया, इसीलिए हमने कि तुमने हमें मोबाइल एप्लीकेशन दे रखी है, बराबर है सर, तुमने हमें इंटरनेट बैंकिंग पे व्यू ओनली फैसिलिटी दे रखी है, बराबर है सर, पासबुक फैसिलिटी दे रखी है, डीडीएस का जो कलेक्शन हम लोग करते हैं उसकी तूने फैसिलिटी मोबाइल पे दे रखी है कि किसी का भी पैसा अगर कलेक्ट करना है तो हम मोबाइल पे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बराबर है सर। तो ये सब पार्ट ऑफ द आउटसोर्सिंग ना। यस सर। तो जब हम उसके साथ में एसएलए करेंगे तो ये सब चीज उसको मेंशन तो करनी रहेगी ना कि मैं ये पूरा मुझे सीबीएसई थोड़ा दे रहा है। यस सर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें आपने एप्लीकेशन डेवलप कराया, कोई मॉड्यूल बनवाया या कुछ भी आपने करवाया, वो सब कुछ आईटी में ही आता है सर। ओके, यानी कि ये जितनी भी मैं आईटी की चीज उसके पास चला रहा हूँ तो वो सब मेरे एसएलए में मेंशन होनी चाहिए। हाँ सर, हाँ होनी चाहिए सर। वो सिक्योर कोड यूज कर रहा है कि नहीं, उसका असेसमेंट हो रहा है कि नहीं, वो वर्जन है, वो वर्जन कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बहुत सारे कंप्लायंस है वो तो सर सर उसको करने हैं, तो उनका कंफर्मेशन आपको लेना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितने सारे तो आपके कंप्लायंस हम कर ही नहीं पाते ना सर। सर शुरुआत करेंगे तो सर, जब सर्कुलर आया था ना साइबर सिक्योरिटी का, तो सारी बैंक वही बोल रही थी हम लोग नहीं कर पाएंगे। कहाँ पहुंच गए हम लोग सर। नहीं तो सही बात है, करेंगे तो करेंगे ही करेंगे, वो वाली बात है सर। लेकिन अभी सर ये इम्प्लीमेंट जो करना है ना, तो वो एज पर आरबीआई सर्क्यूलर ही करना है सबको। एग्जैक्टली सर। और हर एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए उन्होंने अलग अलग दिया है, सॉक के लिए अलग उन्होंने गाइडलाइन बनाई है, कौन इंक्लूडिंग है कौन एक्सक्लूडिंग है वो भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वेंडर है वो ये सर्कुलर के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको वो पहले तो डिसाइड करना है कि कौन एप्लीकेबल है कौन नहीं है। अब एप्लीकेबल है तो उसमें आरबीआई ने गाइडलाइन में क्या लिखा है कि क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीजें वहां पे हमें मेंशन करके उनके साथ अग्रीमेंट करना है सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। यस सर, अभी वेंडर के साथ में तो हम अलग अलग एग्रीमेंट्स और क्लॉजेस सब रखते हैं, लेकिन तो यहाँ पे लिखा है कि वेंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी होनी चाहिए, तो दैट इज द सेपरेट थिंग ना। यस वो पहले तो पॉलिसी आप बनाएंगे ना कि ड्यू डिलीजेंस करेंगे आप। आपकी बैंक ये सर्कुलर पे क्या करेंगी, कोई भी मास्टर सर्कुलर आता है तो उसके लिए हर एक बैंक खुद का एक बनाती है ना गाइडलाइन, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसको एप्लीकेबल होगा, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसमें हमें किसको रिपोर्ट करना है, कितने टाइम में करना है, सब कुछ वहां पे रहता है। तो पहले खुद की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि ये सर्कुलर्स में हम लोग ये काम करेंगे। देन वो एग्जीक्यूशन कब होगा, ड्यू डिलीजेंस की जब पॉलिसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन होगा ना,
राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू। आईटी आउटसोर्सिंग पॉलिसी ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। तो पहले तो है ना सर, बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आज तक क्लियर नहीं है, कि कुछ भी डेटा डंप आता है, कि आरबीआई आता है, कि ये आता है वो आता है, सब जिम्मेदारी ये आईटी डिपार्टमेंट की है। तो उनको खुद को ही नहीं पता है कि मेरा रोल क्या है, कि मेरा रोल कुछ भी आरबीआई का मेल आता है, क्वेरी आता है या कुछ भी आता है तो उसका जवाब देना वो मेरा काम है। तो सीसो होते हैं, हाँ मुझे सीसो बना दिया, पर व्हाट इज माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कुछ भी हमें नहीं पता है। और बहुत सारी बैंकों ने साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया है, बहुत सारी बैंकों ने बोला आईटी मैनेजर है, उनको ही हमने ये सारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने एड ऑन कर दी। तो वहां पे हमें ये एक तो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करनी चाहिए, उसमें फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, स्कोप होना चाहिए कि क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या फ्रीक्वेंसी में करेंगे, सब कुछ वो बेस पे वहां पे होना चाहिए। तो वो जो आईटी आउटसोर्सिंग पॉलिसी है उसमें पहले तो 2 वेंडर की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है सर। तो पहले हमारा काम, हमारा रोल क्या है और हमारे जो वेंडर है उनका रोल क्या है। बहुत सारी जगह क्या है, जब डिस्प्यूट होता है ना तब पता चलता है कि ये तो हमने क्लियर किया ही नहीं है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले तो हमें वो डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद सर्विस लेवल एग्रीमेंट की वो भी एक अभी जस्ट बात किया है कि सर्विस कौन सी सर्विस है, उसमें एसएलए में क्या लिखा होगा, वो हमें डीआर कैसे करेंगे, और एग्जिट स्ट्रेटजी कि जब कभी भी हम लोग अगर वेंडर के साथ काम नहीं कर रहे तो हमारा एग्जिट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्या क्या उनको हमें देना पड़ेगा, हमें क्या उनको देना पड़ेगा। एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो अग्रीमेंट के अंदर भी होना चाहिए और आपकी पॉलिसी में भी होना चाहिए। तो वो आपने किया है तो वो हमें उसको कंप्लीट करना है। अब ड्यू डिलीजेंस ऑलरेडी हमने बात किया उसके बारे में। 53 आईटी आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट वो भी हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया है। 54 क्रॉस बॉर्डर, तो कितने यहाँ पे बैंक है जो क्रॉस बॉर्डर कुछ ट्रांजेक्शन करती है? आई थिंक सो 0 बैंक्स की जो इंडिया बाहर जिनको कुछ लेना देना है या इनको कुछ काम करना है। कोई बैंक है कि हमारा ये कंट्री के साथ हमारा ये बिजनेस है? यस। तो हमें, अगर आप कोई ऐसा वेंडर के साथ काम कर रहे हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर है, मतलब कि इंडिया बाहर उनका सब कुछ वहीं पे सेटअप है, यहाँ पे देख से ब्रांच है या ऑफिस है, तो ये आपको एप्लीकेबल है, आपको उसके अंदर काम करना है। जैसे कल ही एक स्टेटमेंट आया था कि ये कंट्री के साथ हमारा, जैसे पाकिस्तान और भारत की, कल का ही शाम को एक आया था कि भाई क्या क्या हमारा होगा, तो उससे पूरा बिजनेस इम्पैक्ट होने वाला है दोनों के बीच में। तो ऐसी कोई चीज की वजह से हमारा जो सर्विस वेंडर है, जो जिस कंट्री से है, जिस जगह से है, वहां के साथ अगर हमारे कंट्री का रिलेशन खराब होता है तो हमारा बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये बहुत ही जरूरी है। अभी एक एंटीवायरस कंपनी, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वो अभी ये रशिया और उनका जो भी युद्ध चल रहा है ना, वॉर, उसकी वजह से उन पे इतनी बड़ी इम्पैक्ट आई है और एक कंट्री ने तो उसको बंद कर दिया है कि आज से मेरे यहाँ आपका ये सिस्टम नहीं चलेगा। सेम डे जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन था ना, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो आप अगर कोई चीज बाहर से कुछ ले रहे हो तो वो कंट्री के साथ हमारा क्या रिलेशन है, वो भी ये सारी चीजें यहाँ पे आरबीआई ने मॉनिटरिंग करने के लिए आपको बोला है कि ये सारी लीगल कंडीशन भी आपको एग्रीमेंट में मेंशन करनी चाहिए, सपोर्ट सर्विस से लेके सब कुछ। अगर आप क्रॉस बॉर्डर कुछ कर रहे हैं, तो अगर आप विद इन इंडिया कर रहे हैं तो ठीक है, आप कहीं से भी कुछ भी कर लेंगे, पर वहां पे वो हमें करना है। देन अभी क्लाउड एडॉप्शन पॉलिसी, ये अभी मैं बना रहा हूँ। रवि सर, हेलो। हाँ सर 54 पॉइंट जो था ना कि आउटसाइड द कंट्री, अपना ईमेल सर्वर अगर बाहर रहा सर हमें बैकअप लेना है सर। और सर ईमेल सर्वर बाहर है ना सर, कौन सी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं? नेटकोर। नेटकोर। तो सर
अभी तो सर सब में ऑप्शन आ गया है कि इंडिया में आपको करना है तो आप सिलेक्ट करो रीजन और उनका सिटी, आप कर सकते हैं सर गूगल और O365 ने ये ऑप्शन दे दिया है, तो सर उसने तो दिया ही होगा सर। ये बड़े वेंडर दे सकते हैं तो छोटे तो दे ही देंगे सर। हाँ, लेकिन करंटली अभी आउटसाइड द कंट्री है तो क्या इसको कैसा करना चाहिए सर? सर आपको अब वो वेंडर के साथ कम्युनिकेशन करना है और कम्युनिकेशन करके उनको बोलना है कि हमारा सारा डेटा इंडिया में स्टोर होना चाहिए। इंडिया में कौन सा लोकेशन है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर रहता है, कौन सा सर्वर है, आप उनको रिक्वेस्ट करके मे बी इट्स पॉसिबल कि वहाँ पे वो जो अभी जिस क्लाउड में वो होस्टिंग होगा वहाँ पे थोड़ा सस्ता होगा, यहाँ पे लाएंगे तो मे बी इट्स थोड़ा महंगा हो जाएगा। कोई बात यस, वही रीजन है सर, एक्चुअली वही रीजन है, राइट सर। हाँ, तो अगर थोड़ा सर पैसों की बात वहां पे हमें छोड़ देनी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा पैसा छोड़ के हमें डेटा यहाँ पे, क्योंकि कल जाके सर हमने किसी के साथ क्या कम्युनिकेशन किया है, वो ईमेल का कम्युनिकेशन 10 साल पुराना अगर हमारे पास होना चाहिए तो वो कैसे पॉसिबल है अगर आपका इंडिया में कोई एक सर्वर में सब कुछ होस्टिंग है। सर कहीं कोई देश के साथ कुछ हो गया हमारा, कोई भी वॉर हो सकता है आज के दिन तो सर। राइट। हेलो यस सर। सर, ये क्रॉस बॉर्डर आईटी मुझे भी एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग पे ये फैसिलिटी दे रखी है व्यू ओनली फैसिलिटी, बराबर है सर। अभी तो अपना जियोलॉजिकल फेंसिंग किया हुआ है कि पूरे इंडिया में जहां पर भी आप इंटरनेट बैंकिंग से यूज करो, क्योंकि इसमें मल्टी फैक्टर है, ठीक है। यस सर। अगर आपको ओटीपी नहीं मिलेगा तो आप व्यू ओनली फैसिलिटी भी हमारी यूज नहीं कर पाओगे। यस सर। उसमें हम थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं और उसको जो ओटीपी आता है ना, वो ओटीपी हम उसे मेल पे देना चाहते हैं। बराबर है सर। तो अभी तो वो मेल पे अगर मिलेगा उसको ओटीपी, ठीक है, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड भी कहीं से भी यूज कर सकेगा और उसके मेल पे अगर ओटीपी मिलेगा तो वो व्यू ओनली फैसिलिटी भी यूज कर पाएगा। नहीं सर, नहीं कर सकते। ओटीपी मोस्ट क्रिटिकल, बराबर है, कोई भी एप्लीकेशन के लिए उसमें भी आप ओटीपी मेल में, यानी सर आज आप सर डार्क वेब के अंदर देखेंगे कितने क्रेडेंशियल लीक होते हैं सर। कोई भी यूजर उसका ओटीपी अगर कहीं से किसी ने चुरा लिया, वहीं से लॉगिन करके, भले ना व्यू ओनली सर, वो स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर ले। और वो रिस्क हमें मिटिगेट करने के लिए सर हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं, क्योंकि ईमेल है ना सर, अभी सबकी प्रैक्टिस ऐसी है कि वो 50 जगह ओपन रहता है, उसका पासवर्ड भी सेम रहता है, चेंज नहीं करते, 2FA होता है नहीं होता है। जो कस्टमर की बात है, बैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर। सही बात है। कस्टमर इतना अवेयर नहीं है तो सर वो रिस्क आपको और हमें क्यों लेना चाहिए। सजेशन ऐसा है कि ये कंट्री भर अपना व्यू ओनली भी नहीं दिखना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए सर। हम लोग विद इन इंडिया हमें काम करना है। हमने अगर बाहर का कंट्री अलाउ किया तो अटैक करके मॉनिटरिंग में या रडार में हम लोग आ गए, पहले तो वो मान लो। सही बात है, सही बात है सर। अब रडार में आए तो सर अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इंडिया में विद इन इंडिया में रहे तो सर विद इन इंडिया हमारे पास सारे लॉग वगैरह सब कुछ हम लोग सर्टिन निकाल सकता है, रिव्यू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। पर अगर बाहर का है तो सर वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए सर। वो धंधा कमाएगा चलेगा, पर वो रेपुटेशन नहीं जानी चाहिए, सिंपल सा। वो तो सबसे पहले तो रेपुटेशन है सर बैंक का। यस ओके, ये आपका सजेशन अच्छा रहा, इसीलिए ये पोस्टपोन। थैंक यू। ओके सर। ओके, सो क्लाउड एडॉप्शन पॉलिसी में अभी बना रहा हूँ। विद इन 5 days आई विल शेयर ड्राफ्ट विथ ऑल द बैंक्स कि क्लाउड, मोस्टली बैंकों ने कुछ ना कुछ क्लाउड में अडॉप्ट तो किया ही होगा। छोटे सॉफ्टवेयर से लेके बहुत कुछ चीजें हैं कि CBS से लेके बहुत कुछ है कि जो क्लाउड में हो सकता है। तो उसका भी मैं एक पॉलिसी काम चालू है, मैं बना के आपको ड्राफ्ट शेयर करूंगा। 56 IT outsourcing service provided by the service providers including a key entity in their supply chains। तो सर ये भी एक सप्लाई चेन अटैक्स, अभी जैसे रिसेंटली बहुत सारी बैंकों में CTS, IMPS, UPI, CBS भी बंद हो गया था। उनकी स्पॉन्सर बैंक जो भी थी वहां पे या तो CH था या बहुत सारी ऐसी बैंक थी जो उनके यहाँ खुद का CH लगा हुआ था। तो वहां पे सप्लाई चेन अटैक्स वगैरह भी, तो हमें
जहाँ पे हमने जिस वेंडर्स के साथ आउटसोर्स काम किया है ना, उन्होंने भी अगर सब्सिडरी में कुछ दिया है तो वो भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो सप्लाई चेन अटैक्स पहले तो मॉनिटरिंग करना, वो किससे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो हमारे पास होना चाहिए क्लियरिटी, कि अगर आप कुछ भी आउटसोर्स करने वाले हैं तो आप हमें बता के करना कि ये कंपनी को हमने ये चीज आउटसोर्स की है, ये क्वालिफिकेशन है, क्योंकि हमने जिस कंपनी के साथ डील किया हमने उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कैपेबिलिटी देख के हमने काम दिया है, नहीं कि उनके सब्सिडरी को या उन्होंने जहाँ पे सब कुछ काम आउटसोर्स किया उसको। तो ये चीज भी हमें खास ध्यान में रखनी है। सोशल इंजीनियरिंग, तो सर ये अवेयरनेस की बात है, तो बहुत सारी बैंकें अभी साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस SMS थ्रू, बैनर थ्रू, वेबसाइट, अभी तो ई बुक या फिजिकल बुक भी लोगों ने बनाना चालू कर दिया कि हम लोग लोकल लैंग्वेज में एक बुक बनाएंगे और जितने भी कस्टमर है, जैसे कैलेंडर देते हैं ना न्यू ईयर का, ऐसे हम लोग ये अवेयरनेस का एक बुक देंगे सबको। तो वो सारी चीजें भी अभी करना स्टार्ट कर दिया है, तो दैट इज वेरी गुड। 58 कंप्रेहेंसिव लॉगिंग इम्प्लीमेंटेशन। लॉगिंग यानी कि आपके यहाँ जो काम चल रहा है उसका लॉग आपके पास 180 दिन का होना चाहिए। अब कंप्रेहेंसिव यानी कि सिर्फ क्रिटिकल डिवाइस, यानी कि आपके फायरवॉल, उसकी बात नहीं चल रही है, आपके सर्वर की बात चल रही है, आपके ईमेल की बात चल रही है, आपके डेटा एक्सेस आप कोई कर रहा है तो उसकी बात चल रही है, यानी पाम सॉल्यूशन का लॉग मॉनिटरिंग करना है, सर्वर का करना है, फायरवॉल का करना है, तो ये सब कुछ हमें करना जरूरी। और ये सारे यूज केसेस भी हमें अचीव करने बहुत ही जरूरी। आज भी बहुत सारी बैंकें हैं जहाँ पे सब कुछ मॉनिटरिंग नहीं है, कि हाँ हमने सॉक लिया है, यस, बट सॉक के अंदर हम लोग है ना, हमारे फायरवॉल और सर्वर जो है उसी का हम लोग मॉनिटरिंग करें। हमने एंटीवायरस अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, हमने ईमेल, हमारा ईमेल गेटवे सिक्योरिटी है, ईमेल दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंटी फिशिंग एंटी रग को इंटीग्रेट नहीं किया है, ASM आपने लिया है, अटैक सरफेस मॉनिटरिंग, तो वो इंटीग्रेट नहीं किया है, IDP सेशन मॉनिटरिंग नहीं चल रहा है हमारे यहाँ, DLP का लॉग है वो नहीं आ रहा है, IDP है उसका हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिसका हमें मॉनिटरिंग करना है, और ये सारे यूज केस आपके पास डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए विथ एविडेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियर होना, RBI ने लिखा है एक्सेस इवेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेड इंडिकेटर ऑफ अटैक्स, IOA। तो बहुत सारी बैंक, आज भी मैं कहीं पे मिलने जाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि सर RBI की कोई भी एडवाइजरी का IP या URL आप लीजिए, उसको आप पिंग कीजिए, आपने अगर SOC लगाया तो आपको अलर्ट आना चाहिए कि ये मेरे यहाँ से भले डिनाइड हुआ है, पर मेरे यहाँ से वो हैकर के IP के साथ या URL के साथ कम्युनिकेशन के लिए ट्राई क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन। तो उसका अलर्ट आएगा, तब जाके हम लोग डेप्थ में जाके देख सकते कि हमारे यहाँ कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ पुराना तो चीज नहीं पड़ी है ना जो हैकर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ट्राई कर रही है, या कोई यूजर ही है वो गलती से वहां पे कुछ चला गया। तो ये सारे यूज केस हमें अचीव करके उसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होना चाहिए विथ अचीव कि ये यूज केस हमने अचीव किए। तो ये था 28। अरे रवि सर, यस सर। सर एक चीज बताइए, जैसे हमने अपने यहाँ पर जो ईमेल सर्विस रखी और जोहो के लिए रखी, बताइए जोहो सर, की रिपीट। हमने अपने यहाँ पर ईमेल सर्विस जोहो के लिए रखी है, बराबर है सर। और हमारा कोई अपना ईमेल सर्वर या हमने कोई डिप्लॉय नहीं कर रखा है, ठीक है। बराबर है सर। और जोहो जैसे आपका गूगल सूट होता है, ऐसी जोहो भी है, तो जोहो बराबर। हमें एक्साइटी कर देता है क्या। तो अब क्योंकि हम उसके उसमें कोई सिक्योरिटी कंट्रोल लगा नहीं सकते हैं, है ना, एक तरीके से हमने आउटसोर्स सर्विस ही की रखी है, सब्सक्रिप्शन मॉडल पर ले रखा है। बराबर है सर। तो इसमें हमें मतलब क्या करना चाहिए, मतलब हम तो लॉग ले नहीं सकते ना इसकी। सर सबसे पहली मैं गलती एक बताता हूँ सर। हाँ। RBI ने बहुत सारी एडवाइजरी अलर्ट भेजी है हमें, जिसमें उन्होंने बोला है कि ईमेल के अंदर आपको ये सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, ऐसी पॉलिसी बनानी है। हाँ। तो अगर आपके पास वो नहीं है ना सर, तो आप यू कांट एबल टू डू। तो पहले तो वो सारी एडवाइजरी अलर्ट आपके यहाँ नॉट इम्प्लीमेंटेड रहेगी या नॉट कंप्लाइड रहेगी। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि जितने आपके जैसे गूगल सूट है, जोहो है, ये जो हाँ। मेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो हाँ। इनके सिक्योरिटी फीचर ठीक होते हैं, मतलब
क्योंकि ये एक यूजर को नहीं सभी को करता है। अगर हमें कुछ एड ऑन जरूरत है ये सारे पॉलिसी वगैरह बनाने की, यू कैन इंस्टॉल ईमेल गेटवे सिक्योरिटी सर। आप अगर ईमेल गेटवे सिक्योरिटी इंस्टॉल करते हैं तो ये सारी चीजें वहां पे इम्प्लीमेंटेड आप कर सकते हैं। कोई बैंक है जिसने यहाँ पे ईमेल गेटवे सिक्योरिटी उनके यहाँ इंस्टॉल की है, तो बता सकता है? यस सर, चेक पॉइंट का ईमेल गेटवे सिक्योरिटी है। हेलो और जी। कोई हेलो हाँ हाँ कोई बैंक है कि जिसने ईमेल गेटवे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया है उनके यहाँ? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट। तो बहुत सारी बैंकों ने सर ये सारी पॉलिसी अगर ट्रेंड माइक्रो ईमेल ट्रेंड तो सर बहुत कंपनी है जो एंड पॉइंट की सिक्योरिटी होती है ना, ऐसे ही सर ये ईमेल की सिक्योरिटी आती है, इट्स कॉल्ड ईमेल गेटवे सिक्योरिटी। आप वो इंस्टॉल करके उसके अंदर ये सारी चीजें वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे। और मेन पॉइंट कि अगर सर वो सारे आपके ईमेल के लॉग भी मॉनिटरिंग होने चाहिए। अगर समथिंग इज सस्पिशियस, अगर आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग आप कर रहे होगे ना सर, तभी जाके बच पाएंगे। बाकी सर वो डैशबोर्ड आके देखेंगे, उसके बाद अलर्ट देखने के बाद कुछ एक्शन लेंगे, तो सर इट्स टू लेट। आज के दिन तो सर सब कुछ रियल टाइम चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। तो सर आपको मैं वापस वही एक एडवाइस कर रहा हूँ कि सर आप वहां पे कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, उसका भी लॉग मॉनिटरिंग होना चाहिए। क्योंकि सर अब सर रास्ता एक ही है आपके यहाँ हैकर को कुछ मालवेयर या कुछ भी करने का, वो है ईमेल। अब पेन ड्राइव कोई नहीं लगाता क्योंकि ब्लॉक कर दिया है, नहीं और कोई चीजें है कि जो हमारे यहाँ नेटवर्क हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। एक ही चीज है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली और हमें पता भी नहीं होता है, कभी कभी तो हमने देखा है कि आईटी मैनेजर ने भी गलती से ओपन कर लिया है, तो वो लेवल का काम हो रहा है। तो वहां पे क्या करेंगे सर, ईमेल गेटवे सिक्योरिटी इज मैंडेटरी। वहां पे आपको वो कंट्रोल लाना ही पड़ेगा, तभी जाके सर ऐसे आप अटैक से बच पाएंगे सर। बट सर ईमेल सिक्योरिटी कंट्रोल्स का भी उस कंपनी ने लगाया होगा जिससे हमने आउटसोर्स किया है? नहीं, वो आप कस्टम पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे अभी आपने एंटीवायरस ले लिया सर, बराबर है, उसमें आपको डीएलपी नहीं, आप यूएसबी ब्लॉक करना है, अलाउ करना है, बराबर है। और भी बहुत सारे उसमें फीचर्स है ना, आप खुद इनेबल करेंगे कि यहाँ पे इंक्लूडिंग है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं ना पॉलिसी। वैसा ही ईमेल गेटवे सिक्योरिटी में भी वही है सर, आप कस्टमाइज पॉलिसी बना के आप अप्लाई कीजिए। यस, तो नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग वापिस अभी तक कोई बैंक में ऐसा कोई अलर्ट आया है कि लेटरल मूवमेंट या ऐसा कुछ? कोई बैंक है कि मुझे बता सकती है कि हाँ तो ये अलर्ट आया हुआ है, तो लेटरल मूवमेंट? तो वो क्या होता है कि जब हमारे यहाँ रैनसमवेयर अटैक होता है ना, तो ये एक अलर्ट आता है। बहुत सारी बैंकों में आता है, पर अभी वो चेक करने जाएंगे तो पता चलेगा कि ये अलर्ट आया हुआ है। तो जब कभी कोई नेटवर्क में स्कैनिंग कर रहा है, कोई नेटवर्क में फैल रहा है, नेटवर्क में पूरा छान रहा है ना, तब जाके सर ये अलर्ट आता है। तो ऐसे बहुत सारे रूल है जो आपके यहाँ होना चाहिए। इवन द डेटा ट्रांसफर, तो सर ये भी एक बहुत जरूरी है कि क्या डेटा ट्रांसफर कितने साइज का, कौन यूजर कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, कि सब कुछ नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटरिंग होना चाहिए। वो कब पॉसिबल है? अब अगर आपने सिम इंप्लीमेंट किया, उसमें ये सारे कस्टम रूल बनाए हुए, तब जाके दिस इज पॉसिबल कि आप अपना नेटवर्क ट्रैफिक भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसमें ईच एंड एवरीथिंग कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आपके पास डेटा कभी भी आप मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ठीक है, अलर्ट में काम, पर आपको कभी भी फॉरेंसिक करने की जरूरत पड़े तो आप कभी भी वो नेटवर्क का आईपी डालिए और उसके साथ कौन से टाइम कौन सा ट्रैफिक कनेक्शन अलाउ हुआ था, डिनाई हुआ था, आप देख सके, वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सर तभी पॉसिबल है अगर यू हैव इम्प्लीमेंटेड सीम सॉक। नेक्स्ट सर अपने बात करते हैं सेंट्रलाइज ये एसएफएमएस इंफ्रा जो
लेवल 3 की बैंक है जो डायरेक्ट मेंबर है एनईएफटी आरटीजीएस के लिए, उनके लिए एप्लीकेबल है। और सर ये इंफ्रा है, उनका भी लॉग आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए क्योंकि वो मोस्ट क्रिटिकल है हमारे लिए। कोई भी बैंक अगर आप डायरेक्ट मेंबर है तो ये एसएफएमएस का जो भी इंफ्रा है उनका आपको मॉनिटरिंग 100% करना ही चाहिए। कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी है, यूजर एक्सेस है या कोई भी ऐसा ट्रैफिक हमें वहां पे मिले तो हम लोग तुरंत ही वहां पे काम कर सकते हैं। ऐसा हमारी इम्प्लीमेंटेशन वहां पे होना चाहिए। 61 conduct a monitoring of counterparty wise outgoing incoming digital transaction robust reconciliation at each leg of transaction। तो सर मेरे ख्याल से एक तो वो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ट्रांजैक्शन कहाँ कितना सेम अमाउंट का आ रहा है, या उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम वगैरह लगाए हुए, एक तो वो हो गया। दूसरा सर रिकंसिलेशन, तो सर कितनी बैंक है जो डेली रिकंसिलेशन कर रही है, डेली और छुट्टी के दिन भी। लास्ट वेबिनार में मिले थे बहुत सारे, यहाँ हमने सर चालू कर दिया है, हमने कर दिया है। तो बस सर चालू है एवरी सैटरडे संडे छुट्टी के दिन, एक मतलब हॉलीडे है, कोई भी फेस्टिवल है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी दिन बैंक बंद नहीं रहेगा, शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। ओके ओके सर मेरी बैंक करती है हर छुट्टी के दिन। तो ये रिकंसिलेशन हमें करना बहुत ही जरूरी है। और वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारे बैंकों में अभी सीबीएस में भी ये फैसिलिटी आ गई है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर सेम अमाउंट के आ रहे जा रहे हैं तो वहां पे कुछ भी ऐसा अलर्ट आपको मिल जाए जिसपे आप एक बार देख सके कि ये सही में ये कस्टमर का इतना सेम अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो जेन्युइन है ना, तो वो भी आप वहां पे देख सकते हैं सर। 62 enhance surveillance mechanism for monitoring a digital banking transaction, decline rejection and messages। तो वो तो सर आपके पास ऑलरेडी है, एनपीसीआई है और भी स्विच वेंडर के यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और बहुत सारे टूल है कि जो आपको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट आप कर चुके हैं, आपको वो करना ही, और उसको मॉनिटरिंग के हिसाब से ही आपको अब तो सर पेनल्टी तक देना चालू कर दिया है एनपीसीआई ने कि अगर ये इतना आपका ये हुआ हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हम उस हिसाब से वहां पे काम कर ही रहे हैं। अब 63 staff 24/7 monitoring for a detection of IOC shared RBI related ransomware attacks, unauthorized access and other cyber threats। तो सर ये पूरा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की बात है। बहुत सारी बैंकों में हमने ऑलरेडी एज अ मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर हम लोग काम कर रहे हैं। वहां पे आरबीआई ने जितनी भी एडवाइजरी अलर्ट जिसमें आईपी है, हैज वैल्यू है, यूआरएल है, तो ये सारी चीजें भी है ऑलरेडी फीड हमने उसके रूल बना दिए। वहां से भी कोई भी जगह से हमें उनके ट्रैफिक में मिलेगा, हम तुरंत अलर्ट देते हैं उनको और वो अलर्ट पे वो बैंक काम करती है। तो ये जितने भी यूज केसेस एडवाइजरी अलर्ट है, तो आप उसमें से कोई भी एक एडवाइजरी अलर्ट को पिंग करके आप चेक कर लो कि उसका अलर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये यूज केस है आपके लिए वापिस कि आप उसको काम करो और उसमें होना चाहिए। अब उसमें रैंसमवेयर के अटैक या अनऑथोराइज एक्सेस के लिए बहुत सारी है कि ये एप्लीकेशन ये नहीं चलनी चाहिए, तो .exe या बहुत सारे ऐसे .dll बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो आरबीआई ने बोली कि एप्लीकेशन आपके यहाँ रन नहीं होनी चाहिए, तो वो हम लोग एंटीवायरस का जो लॉग है वहां से हम लोग डिटेक्ट करके देते हैं कि जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि abc.exe करके एप्लीकेशन है वो नहीं चलनी चाहिए, आरबीआई ने एक एडवाइजरी में लिखा है। तो वो एप्लीकेशन रन होगी तो या तो हम लोग एंड पॉइंट से लेके आएंगे, या तो XDR है तो XDR से लेके आएंगे, या तो उनके एंटीवायरस के अंदर से हम लोग लेके आएंगे कि ये एप्लीकेशन हमारे यहाँ रन हुई, वी हैव टू वर्क ऑन दिस एडवाइजरी। तो ये भी एक यूज केस मैंने आपको बताया सर। 64 रेगुलर एंटिटी leverage to IOC IOA associate with the various ransomware attacks, cyber incident shared RBI advisory alert to monitor their network and secure their ecosystem। तो सर ये जितनी भी एडवाइजरी अलर्ट में उन्होंने आईपी है या यूआरएल है या हैज वैल्यू है, एप्लीकेशन है या कोई फाइल फॉर्मेट उन्होंने दिया है या ईमेल सिक्योरिटी के ईमेल अटैचमेंट की भी बात की है, तो वो सारी चीजें हमें मॉनिटरिंग करनी जरूरी है सर। इवन हम लोग तो वहां तक का अलर्ट देते कि अगर यूजर नॉर्मली
ये आईपी से उनका लॉगिन हो रहा है, एग्जांपल बैंक के आईपी से, कल जाके या रात को उन्होंने बाहर कोई जगह जाके लॉगिन किया तो उसका भी अलर्ट हम लोग देते हैं कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, हर रोज तो उनका यही नेटवर्क से होता है, या उन्होंने डिवाइस चेंज किया तो उसका भी अलर्ट हम लोग देते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको यूज केस बनाना जरूरी है। 65 UCB इम्प्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ मास्टर डायरेक्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट 2023 का जो आया था, वो लेवल के हिसाब से उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो लेवल के बैंक को ही वो एप्लीकेबल है। 66 UCB सबमिट द डिटेल एक्शन प्लान with timeline for complying the master direction of digital payment security controls, जो 2022 में इशू किया था, तो वो भी हमें विथ डेडलाइन हमें करना है कि हम कैसे करेंगे विथ टाइमलाइन, तो वो एक करना था। 67 है, उसमें इम्प्लीमेंट ऑल द कंट्रोल्स मेजर एज अ मेंशन इन SFMS। लास्ट ईयर सर SFMS यानी कि इप्टास ने बहुत सारी बैंकों में असेसमेंट किए। 65-66 का सर्कुलर मिल सकता है क्या सर? Sir, it's maybe a seaside G, so this is the confidential, but I will check and revert back to you, sir. आप अपना email ID सर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो रवि सर, हाँ सर, मेरे यहाँ पर नेटवर्क में कुछ इश्यू आ गया था, मुझे 66 वाला पॉइंट बता दीजिए तो दोबारा। यस सर। सर ये, हाँ सर, ये क्या देना था क्या इसका डिटेल? हेलो, हाँ सर, 66 वाले पॉइंट में ये लिखा ना, has the UCB submitted a detailed action plan with the timeline for complying with the master direction of digital payment security control by August 26, 2022. Is it applicable for all banks or? नहीं सर, ऊपर लिखा है ना सर, आप देखेंगे तो if following in level 4 category as per digital depth or level 3 with the asset size equal to और मोर देन 5,000। वो 65 में लिखा है सर, सेम ही सर्कुलर है। अच्छा, सर्कुलर सेम है क्या? हाँ सर, नहीं, दूसरा वाला वो है ना। अच्छा, वो दोनों एक ही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। यस सर, नॉट अप्रूव। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर ये सर्कुलर लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 पे है क्या? यस सर, ये सर कैटेगरी की बात है सर। लेवल 4 कैटेगरी एज पर डिजिटल डेप्थ, बराबर है सर। मतलब कि जो ग्रेडेड अप्रोच सर्कुलर उसके हिसाब से आप लेवल 4 में है तो की बात है। और लेवल 3 विथ एसेट साइज इज इक्वल टू और मोर देन 5,000 करोड़। तो ये दोनों में से एक वो 65 में है ना, 65 में वो क्लियर हो रहा है, मगर 66 का क्लियर नहीं हो रहा है कि वो भी लेवल 3 और लेवल 4 के लिए। सर अगर ऊपर के कंडीशन के हिसाब से आपको एप्लीकेबल है तो आपको टाइमलाइन उनको देना है। अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है तो सर उस पर हमें काम नहीं करना है, बराबर है ना सर। जैसे SFMS है, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सर, SFMS है तो डायरेक्ट मेंबर है उन्हीं को एप्लीकेबल है, बाकी तो एप्लीकेबल ही नहीं है। जो सब मेंबर है किसी स्पॉन्सर बैंक की, तो उस हिसाब से सर। ठीक है सर, सर्कुलर तो कॉमन है। यस सर। तो सर SFMS का सिक्योरिटी एडवाइजरी आया था लास्ट ईयर और बहुत सारी बैंकों ने असेसमेंट भी करवाया था, रिपोर्ट भी भेजा था, उसमें क्वेरी भी आई थी और काम भी किया था बहुत सारे बैंकों ने। और वापिस ये नया फाइनेंशियल ईयर है, वापिस वही करना है। अब एवरी ईयर जैसे हर साल एक नया ऑडिट ऐड हो रहा है कि जैसे IAS था, VAPT, SAR ऑडिट, गैप असेसमेंट ऑडिट, SFMS हो गया, और भी बहुत सारे असेसमेंट है जो बैंकें करवा रही है। तो ये एक रेगुलर असेसमेंट ही है कि मेरे यहाँ SFMS जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स है उसके हिसाब से मैंने क्या किया है, क्या बाकी है। क्योंकि सर हर बार कुछ भी आपके इंफ्रा में चेंज होगा तो असेसमेंट होगा तभी जाके आपको पता चलेगा, बाकी आपको तो हमेशा ऐसा ही लगेगा कि मेरे यहाँ तो जो था वही इंफ्रा है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। 68 डिसेबल वल्नरेबिलिटी सर्विस लाइक अ रिमोट। तो RDP और SMB बहुत सारी बैंकों ने ऑलरेडी कर दिया है बंद। अब ये नॉर्मल सी बात थी। अब मैं बात करता हूँ कि जो SFMS इंफ्रा जहाँ पे उनको भी ये करना ही था,
तो मैक्सिमम बैंकों में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं उनको हमने मैंडेटरी करवा ही दिया है सर। आज भी अगर आप ये सारी सर्विस आपके यहाँ जहाँ पे भी SFMS का इंफ्रा है अगर आज भी इनेबल है तो सर आज ही के दिन आप डिसेबल कीजिए, आपको जरूरत नहीं है। अगर रिमोट वगैरह की जरूरत है, यूएओ पाम सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें है कि आप कर सकते हैं। इंटरनल लाइसेंस टूल भी होगा रिमोट के लिए, तो आप वो सारी यूटिलाइज कीजिए। पर ऐसी वनरेबल कोई भी सर्विस आप आपके यहाँ इनेबल मत रखिए, क्योंकि SFMS वो है बहुत ही क्रिटिकल चीज है, वो हार्ट है बैंक का। अगर वहां से कुछ वनरेबल हो गया तो सर पूरा बैंक के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इसीलिए इतनी सारी एडवाइजरी अलर्ट RBI ने भेजी है SFMS के लिए, और इसीलिए उनका स्पेशल गाइडलाइन भी आया था सर 67। तो ऑलरेडी हमने अनयूज पॉट और टर्निंग ऑफ अनयूज सर्विसेज, वाइट लिस्टिंग ऑफ IP स्पॉट, अगर एनी सर्विस है आपके यहाँ, आप कैटेगरी वाइज काम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके यहाँ बंद होनी चाहिए। FQDN पॉलिसी होनी चाहिए, एनी नहीं होना चाहिए, लैंड टू वैन स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये कम्युनिकेशन इसके साथ ही होगा, इसका इसके साथ ही होगा। और कंट्री ब्लॉकिंग भी होना चाहिए कि आपको काफी सारी बैंक है कि हमें तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए USA पूरा ओपन करना है। नहीं सर, आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही ओपन करना है, USA ओपन नहीं करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हमें करनी है। Last point is UCB avail shared service. Does the RE ensure that the third party service provider enable a comprehensive logging for all the critical system? मतलब कि आप जिनके साथ काम कर रहे हो, आपने जिनको काम दिया है उनके यहाँ पे भी 180 दिन का लॉग उनके साथ होना जरूरी है। कल जाके कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो सर उनका इंफ्रा आपने उनको आउटसोर्स किया, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, SMS वेंडर हो गया, या मतलब डिजिटल इंटीग्रेशन आपने किसी के साथ किया है, स्विच वेंडर है, बहुत सारे ऐसे वेंडर है। तो वहां पे ये हमें लॉगिंग मतलब कि पॉलिसी 180 दिन का लॉग उनके पास होना ही चाहिए, ऑल द क्रिटिकल सिस्टम। और हमें उनसे मांगना भी चाहिए कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कितने ओपन अलर्ट है, कितने क्लोज है, तो हम उस बेस पे हमें पता चले, और जरूरत पड़े तो उनको आप यूज केस भी मांग लीजिए कि आप है ना ये सारी यूज केस हमें विद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए कि ये सारी एडवाइजरी अलर्ट आपके यहाँ इम्प्लीमेंटेड है, उसमें से कुछ होता है तो ऐसी अलर्ट आती है, उस पर आपने काम किया है और ये क्लोज हो गई है। तो ये ऐसा यूज केस भी आपको वहीं से होना चाहिए। पर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिस इज एप्लीकेबल टू थर्ड पार्टी जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है, आपको भी ये एप्लीकेबल है कि कल जाके आपके यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, तो आपका भी लॉग अगर आपके पास होगा तब जाके सर आप उस पे काम कर पाएंगे। अदरवाइज तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल है। विदाउट लॉग कोई भी फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो सकती, और विदाउट फॉरेंसिक ऑडिट हम लोग कभी भी जान नहीं पाएंगे कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ से हुआ। तो वो बहुत ही जरूरी। तो सर आज कल तक हमें ये एक्सटेंशन अभी तो मिल गया, अभी सुबह अभी जब अपना अब तो 30 अप्रैल तक हो गया। अभी जो इसका एक्सटेंशन है वो 30 अप्रैल तक है सर। 4 दिन बढ़े, 4 दिन में कुछ सर अपना नहीं होगा। यस सर वो क्या है सर, मेंटालिटी होती, 4 दिन बढ़ गए, लास्ट 4 दिन वापिस वो प्रेशर में आ जाते हैं। नहीं बिल्कुल सही। यस सर, यस देवांग सर। रवि सर 32, 33, 34 can you repeat please? 30 I missed it. 30 सर कौन सा नंबर है? 2, 32, 33, 34 all are regarding same advisory number. तो सर ये बिन नंबर के हिसाब से 32 और 33 है जो है, आप सर एज अ इशूअर है, आप कार्ड इशूअर है तो आपका बिन नंबर है, बिन नंबर का मॉनिटरिंग होना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज है कि आपको स्विच वेंडर से भी ये हमें चाहिए, SBI से भी चाहिए, एंड आपके पास भी कार्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए कि अगर मेरे बिन नंबर के नाम से कुछ भी डार्क वेब में कुछ आता है, कुछ भी वहां पे डेटा होता है, तो मैं उस पे काम करूंगा, मुझे अलर्ट आएगा तो। ठीक है सर। ओके। और दूसरा ये हाँ सर, इसी 32 पर बात कर रहे थे, इसी 32 के लिए बात कर रहा हूँ। क्या ये हमारे एप्लीकेबल है? जैसे हम इस हमारे ट्रांजैक्शन ओवरसीज नहीं है,
AFD ट्रांजेक्शन है ये, नहीं है हमारे हमारे FD डिस्पेंसर। हाँ वो नहीं है हमारे। हम्म, तो मैं कहूँगा वो मेरे ख्याल में जब अगर नहीं है तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें मतलब बैंक जो है AFD जो ऑटोमेटिक आपका फ्यूल Fuel डिस्पेंसर में कोई भी ट्रांजेक्शन डील नहीं करते, तो ये तो नॉट सर एप्लीकेबल आएगा ना हमारे। ओवरसीज सर्कुलर में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ओवरसीज नहीं है फिर भी ये यूएस में से ये हो रहा है। नहीं तो हमारे कोई भी ट्रांजेक्शन ओवरसीज वाले है ही नहीं, और जो है ना हमारे पास कोई हम किसी फॉरेन एंटिटी कोई कार्ड इश्यू नहीं करते हैं, और दूसरा जो है हाँ, पर्टिकुलर इसने यहाँ पर लिखा है उसके लिए रिस्पेंस दिया है ना, इसने यहाँ पर लिखा है साफ साफ AFD के लिए। सर आपने सर्कुलर ये एडवाइजरी पढ़ी? हाँ उसी पढ़ने के बाद ही मैंने उसमें ऐसा लिखा है कि यूएस में ये हुआ है मगर फिर भी ये इंडियन बैंक का यूज करके हुआ है, इंडियन बैंक में ट्रांजैक्शन इंडियन रुपीस में गिरा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। रवि सर, अगर तो वेदर रुपए कार्ड सर ये देंगे, रुपए कार्ड यूज करती है बैंक, तो इंटरनेशनल एप्लीकेबल रहेगा? इंटरनेशनल कार्ड है तो ही एप्लीकेबल रहेगा, वरना नहीं रहेगा। हाँ यही मैं कह रहा हूँ ऐसा कर। ओनली हाँ, तो रुपए नॉट कार्ड एप्लीकेबल रहेगा आएगा तो ना। नॉट एप्लीकेबल रहेगा ना ये। नॉट सर एक बार मुझे AEPS अभी में भी अभी है ना कंफ्यूजन है, तो मैं एक बार है ना ये एडवाइजरी 5 जो है ना मैं पढ़ लेता हूँ, हाँ और उसमें जो पैरा उन्होंने लिखा है 7A और 7B वो पढ़ के मैं आप सर 3 बैंकों को क्लैरिफिकेशन मेल भी कर दूंगा सर। ठीक है सर। ओके। और सर ये AEPS में क्या रहेगा 34 सर नंबर? अगर हमारे यहाँ आधार इनेबल पेमेंट सर्विस अभी सर मैंने अभी तक देखी कोई एक बैंक है, तो वो एक गायत्री करके बैंक है फ्रॉम द तेलंगाना, उसी ने ये कि आप आधार इनेबल सीधा आपके अकाउंट के साथ आधार नहीं इनेबल्ड है, आपका सीधा थंब से ही आपका पेमेंट रिसीव और सेंड होता है, तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ही आपको एप्लीकेबल है, अदरवाइज दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। ये मेजोरिटी मैक्रो ATM है जो वहां पे ही होता है। गायत्री बैंक से कोई है सर आज वेबिनार में? एनीवन? Yes, sir. ग्रेट सर, ग्रेट। रवि सर, हेलो। हेलो। यस सर। रवि सर, ये बात पूछनी थी कि अगर बैंक डिजिटल बैंकिंग में या इंटरनेट बैंकिंग में लाइव नहीं है, तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 34 से 38 ये नॉट एप्लीकेबल आएंगे क्या? सर आप व्यू ओनली या ट्रांजैक्शन कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रहे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से सर? सर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, मतलब बैंक लाइव नहीं है, उसमें है ही नहीं। ओके तो ये नॉट एप्लीकेबल है सर आपके लिए। ओके ओके, थैंक यू सर। रवि सर, यस सर। ये और एक एडवाइजरी है, इसका ड्यू डेट कल का ही है, उसमें वो अप्टू वाला तो नहीं है ना सर, 2018 का सर्कुलर का रेफरेंस वाला? राइट सर, उसमें मतलब तीनों क्वेश्चन जो है पहले वो उसी से रिलेटेड है कि मतलब आपका मैंडेटरी IT और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, हायर लेवल मैनेजमेंट सर्कुलर कितने लोगों के पास है अभी सर? किसी के पास है तो नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे पास है। पर ये जब पहले विजन टेक्नोलॉजी आया था 2020 से 23 वाला, देन सर ये निकला था सर। तो मतलब एग्जैक्ट मैंडेटरी का मीनिंग है, ये सब समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं सर एक ही मिनट मैं करता हूँ। हेलो। हाँ सर। हेलो सर, Yes, ये sir. स्पॉन्सर बैंक जो है वो सारा ऑडिट के लिए वो बोल रहे हैं कि हम जो हमारा VAPT सर्टिफिकेशन है और वो जो डेटा स्टोरेज लोकलाइजेशन है वो नहीं दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है? वो बोले हमने तो हमारे रेगुलेटर है उनको दे दिया है। नहीं, उनको आप बताइए कि हम भी कस्टमर है, तो हमें भी ये आगे कुछ देना है, तो हमें चाहिए सर। आप है ना RBI को बीच में CC में रख के मेल करो सर, ऐसा लगे ना जो आपको जवाब नहीं देते ना प्रॉपर, उसको RBI को CC में रख के कि सर ये हमें चाहिए फॉर दिस कंप्लायंस सर्कुलर,
वो आपको 100% जवाब देंगे। अच्छा, किसी और बैंक को मिला है क्या सार ऑडिट के लिए, ऐसा किसी बैंक से यस सर, बहुत सारी बैंकों में कंफर्मेशन दिया है उनके लेटरेट पे सर, इवन आईटी डिपार्टमेंट ने भी दिया हुआ है सर, बहुत सारे बैंकों में सर। ओके सर, थैंक यू वेरी तो मच। सर ये जो अवेयरनेस की बात कर रहे थे, कल जिसकी डेडलाइन है, तो ये सर्कुलर आया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर आईटी एंड साइबर सिक्योरिटी, मई 2021 में आया था, और ये कॉन्फिडेंशियल है, तो आपको कोई भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। दिस इज डेडिकेटेड फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स सर। और ये जो सर्कुलर था सर, प्लीज रिफर टू टेक्नोलॉजी विजन ऑफ साइबर सिक्योरिटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 2020-23, उसमें आरबीआई ने ऑलरेडी लिखा हुआ था कि ये सर्कुलर के अंदर आपको ये करना है। तो उसी का एक एड ऑन है कि आरबीआई ने लिखा कि हम लोग ये करेंगे, तो अब काम कौन करेगा? तो ये अभी सर्कुलर इश्यू किया कि ये आपको करना है। तो क्या करना है, उसका पर्पस ये है, पर्पस है उनके, ठीक है। अब सर इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ये क्यों डेवलप किया है, क्या कहाँ से करना है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई कैब ही ये दे रहा है, उन्होंने अब बहुत सारी, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एडिशनल रिसोर्स फ्रॉम द अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री एंड एक्सपर्ट्स, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी को उन्होंने अलाउ किया है कि आप भी ये ट्रेनिंग कीजिए, आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वो भी वैलिड गिना जाएगा। तो या तो आरबीआई कैब से आपको लेना है या तो इनसे लेना है। अब सर ये आरबीआई कैब का जो सर्कुलर आया था, उसके अंदर उन्होंने पूरा एनेक्शन में लिखा हुआ है कि दिस इज ऑफिसर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डीलिंग इन आईटी, बराबर है। तो ये टेक्निकल जो लोग हैं उनकी बात है। कोर्स में कंटेंट क्या रहेगा, वो सब कुछ मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 सब कुछ उन्होंने बोला। अब ये बोर्ड सीनियर, हाँ नहीं सर, मैं खुद अभी जाता हूँ, मुझे बोर्ड ऑफ यूसीबी, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट है जो हमारे, उनको क्या ट्रेनिंग देनी है, तो ये भी यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। देन सर ये दिस इज नॉन टेक्निकल एम्प्लॉइज की, जो सर आईटी डिपार्टमेंट में नहीं है उनको भी ये करना जरूरी है, तो उनका भी उन्होंने पूरा एक बनाया हुआ है। और ये पूरा सर्टिफिकेशन वाला है कि जहाँ पे ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको सर्टिफिकेट लेना है उनसे, और लेने के बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद ये सर्कुलर के हिसाब से आप कंप्लाइंट माने जाएंगे, उसके सिवा नहीं माने जाएंगे कंप्लाइंट। रवि सर ये सर्कुलर जरा मेल करना। यस सर, आई विल शेयर। या श्योर शेयर करना। અને રવિભાઈ ઓલો 2018 વાળો મેં આજે મેલ કર્યો તો તમને, ઓલો सी साइट नो। मैम वो 2018 है ना, वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए नहीं है। ये applicable है क्योंकि सर मैम यहाँ पे जब विजन टेक्नोलॉजी 2020 से 23 आए ना, तब आरबीआई ने, मैं यहाँ पे आरबीआई विजन टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो रवि सर। हाँ सर, अभी जो ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग के लिए जो ये कॉम्प्लायंस आया है, इसमें हमारे बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के लिए अभी उनका ट्रेनिंग हुआ नहीं है सर। तो पीछे एक मेल आया था कि आप आपका ट्रेनिंग प्लान शेयर कीजिए 2023 में। तो हमने उस वक्त ट्रेनिंग प्लान शेयर किया था, शेयर कि हमारे कौन से स्टाफ है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, लेकिन उसके बाद वो अरेंज हुआ था, लेकिन किस कारणवश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अटेंड नहीं कर पाए थे। सर अभी नहीं हुआ है तो अभी कर रहा है, आप इतना समझ लीजिए सर। सर वही मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो 28 अप्रैल को शेड्यूल आया है ना, उसमें नॉन टेक्निकल पर्सन्स के लिए आया है, नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए नहीं है सर। अभी आएगा, आगे जाके आएगा सर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि उसका शेड्यूल अगर आ जाए तो वो भी कॉम्प्लायंस पूरा तो हो जाएगा। सर आरबीआई कैब है ना, वो आपको डायरेक्ट मेल करेगी और वहीं से पता चलेगा। और सर मैं विजन टेक्नोलॉजी 2020-23 एक बार वापस अपने रिपीट कर लेते, अभी आज बात निकल ही गई है। वो डोमेन वाला एक मेल आया होगा, सबको आ गया। रवि भाई एक इनपुट देना था, वो जो अभी सर का जो क्वेश्चन था। हाँ हेलो
हाँ हाँ सर, बताइए बताइए सर। अभी कैब का जो रिसेंट क्वार्टरली शेड्यूल आया है ना ट्रेनिंग का, उसमें डायरेक्टर्स और हायर ऑफिशियल्स के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल है, तो आप कैब पुणे को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग ही है वो 2 दिन का। सर यू कैन कांटेक्ट सर, बराबर है ना, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं सर। ये सर सितंबर 2020 में आया था आरबीआई का विजन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एक पीडीएफ, इसके अंदर एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ ही मैं ओपन करता हूँ। यस, दिस इज द पीडीएफ, दिख रही है ना सर सबको? यस। अब सर उन्होंने लिखा हुआ था कि 2020 से 23 तक क्या क्या करना है, तो जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, उसमें से अवेयरनेस भी एक उनका काम था कि हम लोग ये भी करेंगे, और उसमें एक्शन कौन लेगा वो भी उन्होंने लिखा हुआ था। तो जहां पे आरबीआई की बात थी कि ये एक्शन आरबीआई लेगी, तो उस हिसाब से 2021 में उन्होंने हमें ये ट्रेनिंग का पूरा आपको दिया हुआ है कि ये आपको ये करना है, ये रहा स्किल मैनेजमेंट है, ये सब कुछ। तो आरबीआई ने 2021 में एक्शन लेना था, आरबीआई ने बोला था, अवेयरनेस वगैरह करना था, आरबीआई ने बोला था कि हम लोग ये एक्शन आरबीआई लेगी और 2021 में लेगी। तो वो बेस पे वो सर्कुलर जो अभी मैं दिखा रहा था आपको, वो वहां पे था। तो ये जो ट्रेनिंग वाला जो सर्कुलर है, ये यही वाला है, वो अवेयरनेस के हिसाब से उन्होंने जो बोला था कि हमें करना है वो। दूसरा सर, एक डोमेन का सबको मेल आ चुका होगा या आपने डाउनलोड कर लिया होगा, बाकी मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ था कि अभी हमारा बैंक का डोमेन .bank.in मैंडेटरी है, डेडलाइन ऑलरेडी दे चुके हैं, और जो जल्दी जाके रजिस्टर करेगा उसको वैसा उनको हिसाब से डोमेन मिलेगा। जो रजिस्टर्ड हो चुका है वो आपको नहीं मिलेगा। तो एज सुन एज पॉसिबल यू कैन अप्लाई फॉर द सेम, कि आपको करना ही है, दिस इज मैंडेटरी। आपका डोमेन अब चेंज होने वाला ही है, फाइनली है, तो आप इस पे काम चालू कीजिए। सर हेलो, यस सर। एक्चुअली इसकी प्रोसीजर, अप्लाइंग प्रोसीजर आईडीबीआईडी ओनली देंगी कि? यस सर, इसमें क्या होता है कि सर हर एक डोमेन का एक रजिस्ट्रार होता है, वो रजिस्ट्रार, ये जो डोमेन है वो अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिया है कि ये डोमेन ये ऑर्गेनाइजेशन के सिवा दुनिया में कोई बेच नहीं सकता, नहीं तो गोडेडी या कोई भी आप जो डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको बेच नहीं सकता है, उसका रजिस्ट्रार सिर्फ आईडीबीआईडी। अब वो ही इश्यू करेंगे, वही डोमेन आपको देंगे, तो आपको वहां से अप्लाई करके आपका जो भी बैंक के हिसाब से अपना बेस्ट जो डोमेन रजिस्टर करना है वो डोमेन रजिस्टर कर से उनको हमें माइग्रेट भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें परचेज करना है, अपना माइग्रेट करके वो पुराना डेटा भी हमें लाना है, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको कि आप अपना काम ऐसे स्टार्ट कीजिए। तो प्रोसेस का जो भी प्रोसीजर है, हाँ, वो वही बताएंगे कि यू आर नोइंग, मींस आपको पता है? मैं आपको शेयर करता हूँ सर। हाँ, तो वो शेयर करिए, बिकॉज वी हैव इमीडिएटली सेंड द मेल फॉर द हेल्प अस एंड टू लेट अस नो अबाउट द प्रोसीजर, बट कोई जवाब नहीं आया अभी तक आईडीबीआई। सर वो गवर्नमेंट है सर। नहीं, जस्ट लाइक कह रहा हूँ, इफ यू हैव द प्रोसीजर तो वी विल स्टार्ट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। यस 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 शेयर अबाउट। सर एक दक्ष पोर्टल के ऊपर और एक सर्कुलर के लिए कंप्लायंस मांगा है सर। हाँ सर, बताइए ना। सर वो 2018-2019 का सर्कुलर है, वो तो सर सर्कुलर ही नहीं मिल रहा है हमें, उसके बारे सर में कुछ वो अभी बताइए। मैंने जो 2021 वाला बताया ना वही है सर, वो अवेयरनेस वाला ही है। नहीं सर, वो वही है कि 2018-19 का जो आरबीआई के ऊपर ही नहीं मिल वो रहा है। अवेयरनेस नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और सीआईओ सीसो वो सब मेंशन किया है ना, वही वाला है सर ये। ओके सर। क्योंकि सर 2018 में अपने यहाँ साइबर सिक्योरिटी का अक्टूबर में तो पहली बार अपने सर्कुलर इश्यू हुआ, उसके बाद ग्रेडेड अप्रोच हुआ, विजन टेक्नोलॉजी 2020 में आई, और 2021 में आरबीआई ने ये मैंडेटरी किया कि आपको आरबीआई कैप से या ऐसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेना है।
રવિ સર યસ સર. સર 67 નંબરનો જે પોઈન્ટ છે ને આમાં યસ સર. એસએફએમએસ માટે એટલે ઈ શું છે સર? ત્યારે miss થઈ ગયું. एसएफएमएस उस बैंक को एप्लीकेबल है जो डायरेक्ट मेंबर है एनईएफटी आरटीजीएस के लिए. ओके यस. ओके, सब मेंबर को ये नहीं होगा. सर बैंक है तो आपको एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा इफ्टास जो है ना उनके पूरा एप्लीकेबल है, जो लेवल 3 की बैंक है उनके लिए सर. सो आई थिंक 70 नंबर का पॉइंट है, 70 नंबर का सर ये दो जगह एप्लीकेबल है. एक तो आपको स्विच वेंडर या आपका क्लाउड में कुछ है तो वहां पे भी है, और आपके यहाँ पे भी ये सारे लॉग होने चाहिए. दोनों चीजें सर यहाँ पे मतलब सॉक रिलेटेड है. लॉग हमें रखने हैं. इन फ्यूचर्स इफ रिक्वायर्ड एनी फॉरेंसिक ऑडिट देन वी कैन यूटिलाइज दिस लॉग. तो सॉक की जो सर्विस ली हुई है तो इसमें ये कवर हो जाता है. इंफ्रा है सर, वो आपका इंफ्रा है. अगर आपका एसएमएस वेंडर, आपका सीबीएस वेंडर, आपका स्विच वेंडर, उसके यहाँ कुछ हो रहा है और उसका लॉग उसके पास नहीं है, तो जब फॉरेंसिक की जरूरत पड़ेगी वो बोलेगा मेरे पास लॉग ही नहीं है, तो फॉरेंसिक नहीं हो सकता है. तो आपको उनसे कंफर्मेशन लेना है कि ये सर ये एडवाइजरी मैंने ना अपने जो सीबीएस वेंडर है ना उनको भी भेजा हुआ था, तो उन्होंने उसमें यस करके भेजा है कि ये इम्प्लीमेंटेड है. हाँ तो सर बस मतलब इट मीन्स आप कंफर्मेशन ले लोगे. 180 दिन का लॉग आपके यहाँ मॉनिटर हो रहा है, मतलब स्टोर हो रहा है. ये सारी जितने भी आईओसी और आईओ है वो सारे ब्लॉक किए हुए हैं. आप ऐसे क्वेश्चनरी बना के उनसे कंफर्मेशन ले लो कि सर ये एडवाइजरी के अंदर इतनी चीजें है. आप सबके सामने मुझे आपका कमेंट लिख के, इफ रिक्वायर्ड आप पीओसी भी ले लो कि आप मुझे है ना प्रूफ भी दे दो, जिससे मैं मेरे यहाँ वो फाइलिंग कर दूं कि यस मैंने मेरे वेंडर से कंफर्मेशन लिया है, ये है प्रूफ, लेटेस्ट मैंने वहां से लिए हुए थे, और उस बेस पे ये एडवाइजरी हम लोग कंप्लाइड मानते हैं. रवि भाई एक Yes, पॉइंट है 24 RE implemented unified dashboard providing a view to senior management on compliance position. This is applicable to tier 3 and tier 4 banks. Tier 3 अच्छा हाँ जी सर, हाँ जी. थैंक यू. थैंक यू. अब कोई क्वेश्चन किसी का कुछ है या आई थिंक सो देयर इज अ नो क्वेश्चन, क्योंकि वैसे भी हम लोग आउट ऑफ द टाइम अभी चल रहे हैं. और अभी नेक्स्ट हम लोग एक वो डोमेन वाला है उसका मैं मेल सबको शेयर करता हूँ. आप उसी सब से काम चालू कीजिए. और नेक्स्ट कौन सा वेबिनार कौन से पॉइंट पे हमें करना है वो भी आप, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो यू कैन शेयर. अदरवाइज आई विल सिलेक्ट एनी आरबीआई सर्कुलर्स, ये हम लोग उस पे काम करेंगे. सर यस सर. इसके ऊपर हमारा एक एडवाइस ये है कि अगर हम आपके पास से ये आईएएस और वीएपीटी करवाते हैं ना सर, हाँ, तो जो ये पॉइंट हमने डक्स के ऊपर जो कंप्लायंस किए हुए हैं, ठीक है, तो एक मर्तबा अपने पास जब भी ये ऑडिट में हो ना, तो उसका एक रिपोर्टिंग हमें मिलना चाहिए सर, कि आपने जो कंप्लायंस किया हुआ है तो वो सही है, नहीं है. तो नहीं है तो आपने यस क्यों किया, अगर आपके पास में है तो आपने नो क्यों किया. बराबर है सर. क्योंकि मुझे जो लगता है ना कि ये जो 17 पॉइंट आरबीआई ने बना के भेजे है ना, हाँ सर, अभी उस पे ये लोग इंक्वायरी बैंक चालू होगी, क्योंकि ये सब डेटा इकट्ठा कर लिया कि क्या बैंक, कौन सी बैंक क्या कर रही है. यस सर. क्या बैंक के पास में ये सब कुछ है, तो अगर अपने पास में अगर किसकी कमी है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी रहेगा सर. यस सर. पक्का सर. हम लोग इस पॉइंट को कुछ एक अलग असेसमेंट, यस, हाँ, अलग असेसमेंट भी होगा तो चलेगा, जैसे गैप असेसमेंट अपना रहेगा ही. यस सर. हाँ बस यही कि एक अलग ये सर है ना, वैसे इसको है ना एडवाइजरी अलर्ट का असेसमेंट बोल सकते हैं कि अभी तक एडवाइजरी अलर्ट आई है उसी का ही उन्होंने सब कुछ असेसमेंट करके हमसे मांगा है. तो
इसमें लिमिटेड होगी, तो वी कैन अप्रोच लाइक कि 2018 से अभी तक जितनी भी एडवाइजरी अलर्ट आई है, आई थिंक 100+ है, तो वो सारा हम लोग एक इंक्लूड करके कि और सर इसके लिए एक हमारा कंप्लाइथॉन करके जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें हमने मल्टीपल जगह हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ऐसा भी है कि जीआरसी में क्या है कि एक सर्कुलर आपने 2018 में इम्प्लीमेंट कर दिया, उसमें आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट बना दिया, आपका खत्म हो गया, पर वो खत्म नहीं हुआ है सर। 2018 के बाद उसी को कंट्रोल को हमने रिव्यू कभी किया ही नहीं है, तो रिव्यू हमें रिपीटेटिव करना चाहिए, तभी जाके तो सर वो फुल्ली कंप्लाइंट में रहेगा। सही तो बात। उसी के लिए सर हमारे पास एक कंप्लाइथॉन करके प्लेटफॉर्म है कि सेम कंट्रोल की आप फ्रीक्वेंसी बना लो कि ये 6 महीने में चेक करना है, 3 महीने में चेक करना है, या साल में एक बार चेक करना है। सर ये ऑटोमेटिकली आपको रिपीटेटिव आपको काम करना है, जिससे आपका काम हो जाएगा सर। बराबर, सही बात है सर। तो वो कंप्लाइथॉन के अंदर ऑलरेडी सर वी हैव इम्प्लीमेंटेड कि सर ये आरबीआई की एडवाइजरी अलर्ट है ना सर, सेम आपको एनपीसीआई का वो सी फ्लो है, उसी में जवाब देना है, गैप असेसमेंट में भी जवाब देना है, और भी बहुत सारे आपकी खुद की पॉलिसी होगी, उसके हिसाब से भी काम करना है। तो ये सब कुछ एक पॉइंट कंप्लाइंट करने से इतने सारे सर्कुलर पॉलिसी आपके कंप्लाइंट हो जाएंगे, वो सारा ट्रैकिंग वहां पे पॉसिबल है। तो वी कैन अरेंज सर डेमो कि आप वो अपने को फ्रीक्वेंटली करना है, तो वी कैन अरेंज। यस सर, तो थैंक्स टू ऑल जो भी आज 2 घंटा मिनिमम सर अपने, मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटा तो हो ही चुका है अपना। तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग एक नए सर्कुलर के साथ बात करेंगे, और हो सकता है कि रिसेंटली जो भी कुछ अभी आ चुका है, आने वाला है, आया है, उसी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, इस पे हम लोग यहाँ पे जो भी एडवाइजरी अलर्ट के बारे में अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है, तो हम लोग सर आपको वापस एक मेल आईडी मेरा मैं शेयर करता हूँ, आप यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई मेल आईडी, और सर मेरा फोन नंबर भी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, तो वी कैन डिस्कस फर्दर मोर। थैंक यू ऑल, और हम लोग वापस यही पॉइंट पे वापस दूसरे सर्कुलर के साथ मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। और जैसे आज बात हुई, तो ये ट्रेनिंग वाला सर्कुलर मैं सबको मेल में भेज रहा हूँ पहले तो, और उसके सिवा जो सजेशन आपके हैं वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ सर। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।